नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम खानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हमारे चार मेहमान रोज के तरीके से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत आप सभी का। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कुर्सी के पीछे की कहानियों की। राहुल गांधी मिशन बिहार पर लगातार हैं और आज उनकी वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन है। और आज का अपडेट मैं आपको बता देता हूं। कल एक दिन का ब्रेक लिया गया था इस यात्रा में और आज एक बार फिर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सुपौल से शुरू हुई है। और आज खास यह है कि उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी आज उनकी इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। प्रियंका गांधी के अलावा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल ही रहे हैं। 2 दिनों तक राहुल गांधी की यात्रा में अब प्रियंका भी रहेंगी। आज उनकी ये यात्रा सुपौल से मधुबनी पहुंचेगी। मधुबनी में रात का विश्राम होगा और इसके बाद प्रियंका गांधी कल सीतामढ़ी में माता जानकी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वही सीतामढ़ी जहां अभी नीतीश कुमार और गृहमंत्री अमित शाह गए थे और उन्होंने भव्य मंदिर की आधारशिला रखी थी। अब बिहार में प्रियंका गांधी की एंट्री महिला वोटर्स को लुभाने के लिहाज से एक अहम कदम है। 2010 के विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी राज्य में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रहा था। 2010 के इलेक्शन में 53% पुरुषों के मुकाबले 54.5% महिलाओं ने वोट दिया था। टर्नआउट के मामले में महिलाओं की बढ़त का सिलसिला 2015 और 2020 के बिहार चुनाव में भी जारी रहा। 15 में 51.1% पुरुषों ने वोट डाले और महिलाओं का टर्नआउट था 60.4%। 2020 के इलेक्शन में मतलब पिछले चुनाव में पुरुषों के मुकाबले 5% ज्यादा वोट महिलाओं का पड़ा था। तो पिछली बार विधानसभा चुनाव में जहां 54.6% पुरुषों ने वोट डाला तो महिला वोटरों का टर्नआउट था 59.69%। अब सवाल यह कि प्रियंका जी के जाने से इस यात्रा का तेवर कलेवर कुछ बदलेगा, कुछ यात्रा को और बल मिलेगा क्या? प्रियंका गांधी अब पूरी तरीके से चुनावी राजनीति में पहले भी थी लेकिन अब सांसद बन गई हैं तो और वजन है उनके पीछे राजनीति का। अब अपने भाई के साथ इस यात्रा में वो शामिल भी हो रही हैं। लेकिन प्रियंका के आने से बिहार के माहौल में क्या परिवर्तन होगा, इस पर एक हमारे पास रिएक्शन है। उसकी मैं पहले वो आपको दिखा दूं। विजय सिन्हा ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, तो वो क्या कहते हैं प्रियंका जी के बिहार आने पर। निश्चित तौर पर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। पूरे कहे कि ये राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट कितना भी दौर लगा लें इसका लाभ इनको नहीं मिलेगा। ये अधिकार छीनने वाले लोग हैं। अपने दल के अंदर ये बंधुआ मजदूर बना के रखने वाले राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी अपने दल में जो लोकतंत्र नहीं ला सकते, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये परिवार तंत्र को स्थापित करना चाहता है और बिहार लोकतंत्र की धरती है। बिहार की जनता कभी नहीं स्वीकारेगा। 2010 से भी खराब रिजल्ट, 22-23 सीट पर ये लोग जीते थे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए थे। इस बार उससे खराब रिजल्ट आने की इनकी संभावना है, घबराहट में है। इसलिए पूरे दौर लगा लें, लाभ होने वाला नहीं है। इनका कोई माई और बाप समीकरण काम नहीं आएगा। अब उन्होंने परिवारवाद की बात कह दी। आ जाएं प्रियंका जी भी, आ जाएं चुनावी मैदान में, लेकिन उसका कोई असर पड़ने नहीं जा रहा। और सिर्फ प्रियंका गांधी क्यों, अभी आएंगे अखिलेश यादव, स्टालिन का भी हमने आपको बताया था, डीके शिव कुमार आ चुके हैं, रेवंत रेड्डी भी आज ही पहुंचने वाले हैं। प्रियंका जी और वो दरअसल मेरे ख्याल में साथ साथ में वहां पर रहेंगे। तो क्या असर इसका होगा? चलिए पहले प्रियंका जी के आने की बात कर लेते हैं। बताएं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, देखिए प्रियंका जी बड़ी नेता हैं कांग्रेस की, लेकिन मुझे भारतीय राजनीति के तो माना नहीं है ही है, इसमें कोई कांग्रेस नहीं मान रही, राहुल जी के लोग नहीं मान रहे, बाकी तो हम तो मानते हैं। मुझे भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं याद आ रहा है जहां एक परिवार के 2 लोग, चाहे वो भाई भाई हों या भाई बहन हों, एक साथ राजनीतिक यात्रा में चल रहे हों और उसका कोई प्रभाव पड़ा। अगर मैं गलत हूं तो 3 वरिष्ठ साथी हैं, तीनों बता दें। आज आपने 3 कहा, गलती नहीं की कल वाली। नहीं, एक बार गलती, एक बार दोबारा तो इरादतन हो जाता है। समीर जी को छोड़ दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इंपैक्ट की बात करते हैं तो बिहार के लोगों को क्या ये मुद्दा समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये। और इस मुद्दे पर क्या राहुल गांधी का कोई प्रभाव है, ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। क्या उसमें प्रियंका के जाने से कुछ ऐड होगा? इसका जवाब तो पहले ही ना में आ जाता है, क्योंकि अब तक की यात्रा अगर आप देखिए तो अब प्रियंका उसी तरह से जा रही जैसे पार्टी के अलग अलग नेता जाकर, जैसे कोई बड़ा नेता यात्रा करता है तो आप जाकर एक दिन ड्यूटी लगती है कि भाई तुम भी चले जाओ, चेहरा दिखाओ। इससे ज्यादा तो मैं नहीं देख पा रहा हूं। दूसरा, जिस मुद्दे के लिए वो जा रही वो मुद्दा तो समाप्त हो चुका है।
वोटर लिस्ट का मुद्दा है, कोई बात कर नहीं रहा है, कोई सड़क पर निकल नहीं रहा है, कोई ऐसा प्रमाण दे नहीं पाए हैं। अब उसके बाद भी अगर लग रहा है आपको ये मुद्दा है, ये चुनावी रैली समझिए आप, ये चुनाव प्रचार चल रहा है, तो उसमें प्रियंका जी को जाना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात कहाँ है? बस भाई के साथ के अलावा और कोई इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं, अगर आप कोई ऐसा करंट अलग से देख रहे हो या कुछ निकल के आ पाए तो फिर मैं इसे वापस ले लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं। और मैं दूसरा जो मैंने कहा, राजनीतिक इतिहास में भारत के कभी नहीं हुआ कि दो भाई या भाई बहन या बहन बहन एक साथ कहीं ऐसी कोई कैंपेन कर रहे हैं और उसका कोई ढंग का प्रभाव पड़ा हो। देखिए, रेवंत रेड्डी भी आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के बगल में रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उनके बगल में प्रियंका जी जो हैं वो हैं। अब आज गाड़ी कौन चला रहा है देखना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी जी तो मुझे इस जीप में दिखाई नहीं दे रहे अभी, या कम से कम इस फ्रेम में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जी सिर्फ जीप में नहीं सौरभ जी। जी, तेजस्वी जी अब यात्रा में भी नहीं। वो समझ गए हैं कि हम इतनी मुश्किल से बनाए थे माहौल, राहुल जी ने आके सब गोंड़ दिया। हमारे यहाँ कहते हैं ना अवधि में गोंड़ देना, खेत गोंड़ना जो होता है, तो वही गोंड़ इसकी बात अभी करते हैं, पहले प्रियंका जी की बात हो जाए सर। क्या मतलब कोई बात यह है कि कई इंपैक्ट होगा क्या इससे? ये जो जितने और विपक्षी सितारे जो हैं इस यात्रा में जुड़ने जा रहे हैं, प्रियंका जी समेत, कोई इंपैक्ट डाल पा रहे हैं क्या? नहीं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही होता है कि भाई सब एक साथ आए। अगर मान लीजिए ना आते तो हम ये कहते देखिए अखिलेश नहीं आए, वो स्टालिन नहीं आए, प्रियंका भी नहीं आई, तो हम इस पर बहस करते क्यों नहीं आई, जरूर कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ न कुछ। अब आ रहे हैं तो हम इस पर बहस कर रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या डालेंगे। देखिए, ये एक दिन में या एक घंटे में या एक उससे कुछ नहीं होता है। ये राजनीति की एक सतत प्रक्रिया है। वो प्रियंका गांधी हो या कोई भी हो, जब भी कोई जो है स्टार कैंपेनर जाता है अपनी किसी प्रचार में, तो उसका असर, कम से कम पहला असर तो ये पड़ता है कि लोग उसको देखने सुनने आते हैं, तो भीड़ होती है। पहला तो प्रत्यक्ष रूप से यही पता होता है। दूसरा ये होता है कि एक एकता का संदेश जाता है। तीसरी बात ये होती है, प्रियंका जी जो कि एक महिला हैं, युवा हैं अपेक्षाकृत, तो उसमें जो महिलाओं में उसका एक मैसेज जा सकता है, संदेश जा सकता है। अच्छी स्पीकर हैं, कनेक्ट करती हैं, ये तो इसमें तो कोई शक है नहीं। हर्षवर्धन जी भी मानेंगे, बोलती अच्छा है वो, तो उसको जो है तो वो एक कनेक्ट पैदा करती हैं। तो अब अगर कहीं बोलेंगी किसी जैसे रैली में चलते हुए, तो उसका एक कनेक्ट पैदा होगा, फायदा होगा। तो यही सारे ऑप्टिक्स होते हैं। बाकी तो देखो, चुनाव परिणाम तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उसमें इलेक्शन मैनेजमेंट है, जातियों का समीकरण है, इश्यूज हैं, मुद्दे हैं। पार्टी ये करेगी अगर उसके पास स्पेसेस हैं उतारने के लिए प्रचार, भाई देखिए, भाई बीजेपी में भी सब नेता जाते थे। आप उमा भारती भी जाती थी, वसुंधरा राजे भी जाती थी, सब जाते थे महिलाओं को अट्रैक्ट करने। अभी भी सुषमा जी जाती थी। आपकी बात से याद आ गया, मैं अपनी टीम से कह रहा हूं, अगर प्रियंका जी कुछ बोले या वहां कुछ एम्बियंस हो तो जरूर हमको दिखाइएगा। तो हम व्यूअर्स को है अगर ऐसा तो जरा दिखा दें। ठीक है, अभी आ जाएगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब आप जो बात कह रहे थे प्रियंका जी भी, सर आप तो भूलिएगा, लेकिन सवाल जो आपने कहा कि तेजस्वी को कोई फायदा हो रहा है क्या इस यात्रा से, ये खास तौर पर सवाल तब से उठने लगा जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के लिए राहुल गांधी ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। सवाल सीधा था, क्या आप उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानते हैं इस चुनाव में अपने गठबंधन का? राहुल जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद से ये चल रहा है कि क्या उनको बुरा लगा होगा, जाहिर है बुरा लगा होगा, और क्या तेजस्वी यादव को इस यात्रा से फायदा हो रहा है, या वो जैसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं, मैं आपको बयान सुनाने जा रहा हूं, वो पिछलग्गू दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के। हालांकि प्रशांत किशोर का कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत बिहार में नहीं है, वो केवल एक दुमछल्ले की तरह आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं, और आरजेडी ना हो तो इस यात्रा में इतनी भीड़ भी ना आए जितनी फिलहाल दिखाई दे रही है। और उन्होंने तो इससे आगे जाके कहा कि ये सारे नेता मिलकर जितनी भीड़ जुटाते हैं, इससे ज्यादा तो मैं एक गांव में जुटा लेता हूं। तो सुनिए जरा प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? ये खाली पत्रकार आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इसलिए आप लोग राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी घूम रहे हैं वो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है, कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गाँव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। कहा भीड़ से ज्यादा झंडे होते हैं और कोई औकात नहीं है राहुल गांधी की बिहार में। उन्होंने ये कहा। एक दिन सर उन्होंने 2-1 रोज पहले चैलेंज भी दिया था कि 40 जिलों के नाम बता दें मुझे राहुल गांधी केवल बिहार में कितने हैं। वो तो नहीं बता सकते, तेजस्वी नहीं बता सकते। जिस राज्य में 38 जिले हों वहाँ पे 40 के कौन बता सकते? सर इसका जवाब दे दिया उन्होंने, 2 पुलिस जिले हैं वहाँ। वो ठीक है उनकी, लेकिन बात वो नहीं है। मैं तो उनके जो इंटेलिजेंस है, मैं बहुत उनको इंटेलिजेंट मानता हूँ प्रशांत जी को,
इन उनके इंटेलिजेंस पे मुझे वो लगता है कि शक होने लग गया कई बार। वो जिसकी औकात नहीं है राहुल गांधी जी, उनके लिए उन्होंने तमाम कोशिश कर ली उनके साथ जुड़ने की। जो मुख्यमंत्री ने सबसे खराब काम किया नीतीश कुमार जी, उनके साथ वो रह लिए। इसमें लालू जी भी थे। आत्मज्ञान जो है उनको इतना लेट हुआ है, इस पर मुझे हैरानी है। अब नेता बन गए ना। हाँ, नेता बन गए तो ठीक है। और देखिए प्रशांत जी अपना काम कर रहे हैं, उनकी भी जो ताकत बन रही है लगातार जो काम कर रहे हैं, उससे कितनी बनेगी नहीं बनेगी वो तो चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। अभी तो उन्होंने चैलेंज दिया था कि राहुल गांधी एक रात में बिहार रुक जाए तो पता चले। अब वो तो इतने दिन से लगातार रुक ही रहे हैं, लेकिन मैं इसको चैलेंज नहीं मानता। वो सब अपने अपने तरीके से कहते हैं, इसको मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता। कोई पॉलिटिकल लीडर कोई कमेंट ऐसे करता है। मुद्दा है कि अभी जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है वो राहुल तेजस्वी की यात्रा है। और इसमें ये बात ठीक है प्रशांत जी की कि उसकी बड़ी ताकत तेजस्वी जी की पार्टी है, आरजेडी है, और उसका एडॉन असर इम्पैक्ट जो है तेजस्वी को मिलेगा। आप मानते हैं तेजस्वी को भी फायदा होगा इसका? जाहिर तौर पर तेजस्वी को फायदा होगा, एडॉन हो रहा है। और वो वोट, मैंने कहा ना कि इस बार ये दोनों के वोट एक दूसरे को काटने के लिए नहीं है। कहीं पर मिल सकते हैं, कहीं पर कांग्रेस अलग से जो जीत जाएगी उसका फायदा उनको हो सकता है। एड ऑन वोट के तौर पर देखता हूं। और जो जब यात्रा दो बड़े लीडर्स की हो रही हो, तेजस्वी की और बड़े लीडर उनकी पार्टी के, ये मत कहना मैं कोई उनको कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन तेजस्वी जी और राहुल जी की चल रही है, तो उसमें सब लोगों को हाजिरी देनी होती है, सब लोग एड ऑन करते हैं। वो भी ये भी एक करेक्टर होता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे ही होता है। और ये महत्वपूर्ण है, यदि वो नहीं आते तो हम ये करते हैं भाई वो इंडिया ब्लॉक की यूनिटी का क्या हुआ। वो लोग नहीं हैं तो रेवंत रेड्डी जी हैं, ये सब हैं, और प्रियंका जी भी इसीलिए आई हैं, पार्टी की लीडर हैं, तो वो सबको हाजिरी देनी ही होती है बड़े लीडर की में। और आज हरतालिका तीज है आज। उस पर्पज को भी उन्होंने ध्यान रखा होगा कि भाई महिलाओं के लिए कितना फायदा नहीं होता, लेकिन पहले प्रशांत किशोर आपने जो छेड़ दिया प्रकरण सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो प्रशांत किशोर और प्रियंका जी वाला। एक लाइन जो कि हरतालिका तीज वाली, सर ऐसे से इनका प्रियंका का कोई वास्ता है? मैं महिलाओं के साथ आज का दिन उन्होंने तय किया होगा। हरतालिका तीज वो रहती होंगी, व्रत रहती हैं। अब आप वैसी बातें मत कीजिए कि ये राखी भी बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं। अच्छा, जो सवाल तो उठता है ना भाई, सवाल उठता है ना कि आप कब की फोटो मिठाई वाला रक्षाबंधन पे कौन भाई बहन का राखी बनेगा, तो आप डालें ही नहीं। तो हरतालिका, मैं सिर्फ उस पे कह रहा हूं, बाकी ठीक है, लेकिन हरतालिका अगर करती है तो बताना। अच्छा एक सेकंड, दो आज का इसलिए चुना होगा सर, दो बातें हैं क्योंकि, तो यार एक एक करके बात करते हैं। प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता जो बनने वाला था नहीं बन पाया, और इससे तेजस्वी यादव को फायदा या नुकसान। तो पहले हम बात करते हैं पीके और कांग्रेस की। ये बात सही है, बाकी लोग ज्यादा जानते हैं इसके बारे में। प्रशांत किशोर तो एक वक्त कांग्रेस पार्टी के चीफ मैनेजर आप कह लीजिए या चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, वो लगभग बन ही गए थे। राहुल गांधी से मीटिंग, प्रियंका जी से मीटिंग, सोनिया जी से मीटिंग हो गई थी, और कहा यह जाता है कि प्रियंका जी फेवर में थी कि इनको चार्ज दिया जाए। बात बिगड़ी कैसे? ये कहा गया कि भाई ये चाहते थे कि मुझे बिल्कुल फ्री हैंड मिले, सारे फैसले मैं करूंगा चुनाव में जाते हुए, और आपके संगठन में जो परिवर्तन कर रहे हैं उसके भी सुझाव मैं दूंगा और आपको वो मानने पड़ेंगे। इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस के और नेता तैयार नहीं हुए कि भाई हमारा पार्टी में एक स्ट्रक्चर है, राहुल गांधी लीडर हैं, हमारी CWC है, हमारा पार्टी का अध्यक्ष है, महासचिव हैं, हम वो पूरा सिस्टम दरकिनार करके आपको चाबी दे दें अपने घर की, ऐसा तो नहीं होगा। तो वहां से बात बिगड़ गई। वो जो बात विजय जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद से उनको कांग्रेस पार्टी में खराबी जो है वो नजर आने लगी है। तो ये जो प्रियंका अभी जो उन्होंने बोला कि बीजेपी कांग्रेस की कोई औकात नहीं है, पिछलग्गू पार्टी है और कोई भी आ जाए कुछ नहीं होगा इससे। देखिए भी आप प्रशांत किशोर का जिक्र कर रहे थे कि प्रशांत किशोर चाह रहे थे कांग्रेस से कि पूरे अधिकार मिले। अब प्रशांत किशोर तो इतने राजनीति को समझने वाले व्यक्ति हैं, वो कांग्रेस के इतिहास को भी जानते हैं। भाई जब अधिकार लेने की बात आई तो किस राष्ट्रीय अध्यक्ष को धक्के मार के भगा दिया था जब वो अपने ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन रहे थे। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनके संग क्या रहा? क्या मनमोहन सिंह अधिकार ले पाए 15 प्रधानमंत्री बन के 10 साल? तो खड़गे साहब अध्यक्ष, तो क्या खड़गे साहब ये कह पाए कि भाई अध्यक्ष तभी बनूंगा जब सारे अधिकार मेरे पास होंगे पार्टी चलाने के? अधिकार तो किसके पास, सबको मिला है ना। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस में काम करना है तो आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के मातहत ही काम करना पड़ेगा। डिसीजन वही लेंगे, आप नहीं ले सकते। अब आती है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के औकात की बात की। देखिए राहुल गांधी कांग्रेस के एक बड़े स्टार कंपेनर अब बन चुके हैं। पहली बार प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाई राहुल गांधी इसके पहले बिहार में क्या एक रात गुजारी उन्होंने? ठीक है, अब ये वोट अधिकार की यात्रा आप निकाल रहे हो तो आपको रुकना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी, आप रोज दिल्ली से अप डाउन कर नहीं सकते तो आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए पिछले 30-35 साल के अंदर
राहुल गांधी तो खैर बाद में सांसद बने। क्या सोनिया गांधी ने कभी बिहार में आके चुनाव प्रचार किया है? जब चुनाव गांधी सक्रिय थी, सोनिया गांधी आके कभी बिहार में रही है क्या? राहुल गांधी 2003, 4, 5 से लेकर 2005 का चुनाव पकड़ लीजिए, 2010, 15, 20 के चुनाव में राहुल गांधी ने कभी बिहार के अंदर रुके हैं? तो राहुल गांधी जब बिहार को इतने आराम से लेते, फिर पॉलिटिकल पिकनिक है। आज जो प्रियंका गांधी गई है तो पॉलिटिकल पिकनिक है कि चलो भाई वहां पर है तो एक दिन चले जाते हैं, भाई के संग 2 दिन घूम लेते हैं, रथ पे लोगों को हाथ हिला के दिखा देंगे, लोगों से माला मालाएं पहन लेंगे, लोग भी कह देंगे भाई बहन की जोड़ी है, प्रचार कर रहे थे। और यही हुआ था ना ज्यादा हल्के में लेना। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? लड़की हूं लड़ सकती हूं गई थी ना उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर उत्तर प्रदेश का अगर इतनी गंभीरता से लेते तो लगातार वहां आप प्रचार करते, संगठन करते, घर लेते, वहां रहते और कहते कि मैं 10 साल बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को खड़ा कर दूंगी। आप अमित शाह गए थे 2014 के पहले संगठन महासचिव प्रभारी बनकर वहां पर, अमित शाह ने वहां घर लिया और वहां रहे अमित शाह, और उसका परिणाम 2014 में दिखा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चुनाव के पहले 10 दिन चले जाओ। आप कह रहे हैं इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 दिन के लिए आए चले गए, बिल्कुल इससे कुछ नहीं होने वाला। और महिला वोट की बात है तो भाई महिला वोट तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए शराबबंदी लागू की है, बेटियों को साइकिल दिया, प्रधानमंत्री मोदी का तो जो है कि 3 है, महिला, मोदी और मंदिर। अच्छा, तो मोदी जी के साथ तेजस्वी वाली बात कर लूं मैं सर। जो बात इन्होंने त्रिपाठी जी ने कही है, दरअसल कुछ और विश्लेषक भी लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस यात्रा के असल स्टार राहुल गांधी हैं। अच्छा, यात्रा भी कांग्रेस की है, बात ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव चूंकि बिहार में उनके सबसे बड़े एलाई हैं तो तेजस्वी यादव भी साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव चुनाव को ले जाना चाहते हैं एंटी इंकम्बेंसी, बिहार के मुद्दों पर मेरे काम चुरा रहे हैं नीतीश कुमार, मेरे कामों का क्रेडिट ले रहे हैं, नीतीश कुमार ने बिहार बर्बाद कर दिया, उस लाइन पर। और राहुल गांधी केवल और केवल वोट चोरी, केवल और केवल वोट चोरी, उनकी सभाओं में और कोई बात हो ही नहीं रही है। तो क्या बिहार के असल मुद्दों से जो तेजस्वी जिस पर ले जाना चाहते हैं वो डाइल्यूट कर रहे हैं राहुल गांधी, और क्या इससे नुकसान हो रहा है गठबंधन का भी और तेजस्वी यादव का भी? तो क्या चुनाव खत्म हो गए क्या? अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो पहला चरण है प्रचार का। और ये मैंने कहा कि SIR का मुद्दा या वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया राहुल गांधी, तात्कालिक मुद्दा है। ये आगे अभी तो बहुत सारी रैलियां होंगी, पब्लिक जनसभाएं होंगी, उनमें वो सारे मुद्दे उठाए जाएंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी तेजस्वी चर्चा कर रहे हैं। अभी तो ये स्पेसिफिक ये यात्रा वोट अधिकार को लेकर के हो रही है, तो ठीक है। अब वोट अधिकार को लेकर यात्रा हो रही तो उसी मुद्दे पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा ना। अब यात्रा आपने बुलाई वोट अधिकार पे, अब सही गलत हुआ उस मेरिट पे मत जाइए, लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, अब बात वहाँ आप करने लगे महंगाई, बेरोजगारी, इसकी, तो फिर मुद्दा डाइल्यूट हो जाएगा। अभी तो इसके बाद ऐसा तो नहीं कि आज के बाद फिर कोई बिहार में कांग्रेस या महागठबंधन कोई राजनीतिक कार्यक्रम करेगा ही नहीं। अब रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, यात्राएं होंगी, सब होगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और वो सारे मुद्दे उठेंगे। तो इसलिए ये प्रश्न की डाइल्यूट कर दिया गया। डाइल्यूट कैसे करें? अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जो 130वां संशोधन की बात को लेकर के बिहार में उठाया, अमित शाह जी ने इंटरव्यू में दिया भ्रष्टाचार का मुद्दा। तो इसका मतलब थोड़ी डेवलपमेंट जो हुआ है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ये जो के लिए उन्होंने रैली भी की, वो पुल का उद्घाटन भी किया, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो जंगल राज की बात भी करेंगे ना। तो इसी तरह एक मुद्दा केंद्रीय मुद्दा बनाया जाता है, उस केंद्रीय मुद्दे के साथ साथ दूसरे मुद्दे भी जोड़े जाते हैं। और ये रैली का ही मुद्दा खाली, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है SIR वोट, ये चुनाव में और मुद्दों के साथ क्लब होगा, लेकिन ये इस रैली का ही स्पेसिफिक पर्पस। फिर भी आप कह रहे हैं तेजस्वी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो विनोद जी कह रहे हैं वो दुरुस्त बात है कि जब यात्रा ही वोट अधिकार है वोट चोरी पर, तो दूसरी बात क्यों करें। लेकिन इसको हमें जरा समझना पड़ेगा, ये 2 पैरेलल्स ठीक से समझिए। राहुल गांधी के लिए ये चुनाव न तो सत्ता पाने का चुनाव है, न कोई उनका या उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना है। तो उनको क्या करना है? उनको थोड़ा, मतलब ठीक है, उसको शब्द को आप दूसरी तरह से ले सकते हैं, पॉलिटिकल मोमेंटम कह लीजिए, लेकिन एनार्की जैसी स्थिति बनी रहे तो अच्छा है, थोड़ा भ्रम बना रहे तो अच्छा है। तेजस्वी उस स्थिति में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2020 के चुनाव में कुल 7-8 सीटें थी, जिसके फर्क से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रह गए थे। उनके लिए बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ना है। उनके लिए वोट चोरी जैसा, ये जिस मुद्दे को जनता से भी कोई एक तरह से कहें कि ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, उसको समर्थन नहीं मिल रहा है, उस पर बहुत आगे नहीं चल सकते। तो राहुल और तेजस्वी दोनों अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। पहली बार लालू प्रसाद यादव को लग रहा होगा कि हम कांग्रेस के ट्रैप में आ गए। कांग्रेस पार्टी हमेशा लालू जी के ट्रैप में रहती थी, यानी लालू जी जो तय करते थे वो होता था। अब पिछले कुछ समय से हम लोग जो कह रहे हैं, कृष्णलाल लाबरू, राजेश राम, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, अब ये सब कुल मिला के ऐसी स्थिति बन गई कि जो पहले लालू जी के यहां से कार्यक्रम तय हो जाता था कांग्रेस को मिल जाता था,
अब क्या है, अब उल्टा हो गया है। वो कांग्रेस का कार्यक्रम कांग्रेस बना रही, उसमें लालू जी और तेजस्वी ट्रैप हो गए। मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर अब जो चल रहा है, और वो आप डिबेट में देखेंगे तो उनके प्रवक्ताओं के मुंह से अब निकलने लगा है, वो साफ कह रहे हैं हमारी लड़ाई नीतीश जी के इस 20 साल के शासन से है, और ये एक बड़ा मुद्दा है। वो जोड़ते हैं उसको, क्योंकि एकदम से जा नहीं सकते, लेकिन आप नहीं, आगे आप देखिए कि यू टर्न होने वाला है। मैं लिख के दे रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग अब जान चुके हैं, जनता इससे चिढ़ रही है। वोट चोरी लोग कह रहे हैं, बिहार के लोग, बिहारी को लग रहा है अच्छा तुमको वोट चोर कह रहे हो, ठीक है, वो हमको तुम जोड़, वो इससे पलट के आ गए। छोटा पार्टनर होने के बाद भी इस वक्त डोमिनेट कर रही है कांग्रेस राजद को, इस रैली की वजह, इस यात्रा की वजह से कर दिया। सर देखिए, इसको समझना चाहिए कि तेजस्वी जी और लालू यादव जी बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। जो अभी जिक्र हुआ कि भाई पिछली बार 7, 8, 10 सीटों का जो भी नुकसान हो गया था, वो नुकसान तेजस्वी जी नहीं कर सकते, क्योंकि तेजस्वी जी का एक सैचुरेशन है। उनको पता है कि कहाँ पर कितनी है, उसमें 2-4 सीटें और बढ़ जाएगी। उसको सैचुरेशन पॉइंट को आगे ले जाने में राहुल गांधी उनका एड ऑन फैक्टर हो सकते हैं। जो राहुल गांधी की वजह से नुकसान पिछली बार हुआ कि कांग्रेस को 15, 16, 18 सीटें जो भी मिली, यदि वो 25 सीटें हो जाती, 30 सीटें हो जाती, वो 30 सीटें, 15 सीटों को 30 सीटें बनाने से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तेजस्वी मजबूत होंगे। और ये तय है कि राहुल गांधी की सरकार तो नहीं बनने वाली, कांग्रेस की सरकार नहीं बनने। तेजस्वी के वोट में राहुल ही जोड़ेंगे, कुछ राहुल ही जोड़ेंगे, है ना, उससे कांग्रेस का भी फायदा होगा। ये बात ठीक है कि कांग्रेस का फायदा होगा, इसी में चूंकि जुड़ा हुआ है। ये कंप्लीट कर देंगे, कोई बात नहीं। आप जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश के अलायंस ने लोकसभा चुनाव में दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, वही स्थिति बिहार में भी होने जा रही है। ठीक है। बात हो रही थी राहुल गांधी की बिहार यात्रा की, जिसमें आज शामिल हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। 2 दिन वो रहेंगी अपने भाई की इस यात्रा में, लेकिन आज तेजस्वी उसमें दिखाई नहीं दिए। तेजस्वी क्या कुछ नाराज हो गए हैं क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर कुछ साफ जवाब नहीं दिया था, या जैसे बीजेपी बार बार तंज कस रही है कि पिछलग्गू दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी इस यात्रा में राहुल गांधी के, उससे कुछ नुकसान हो रहा है क्या जो मुद्दे आरजेडी और तेजस्वी यादव उठाना चाहते हैं बिहार के, वो इस वोट चोरी के नैरेटिव में पिछड़ रहे हैं, और ये भी क्या नुकसानदेह हो सकता है चुनाव में जाते हुए महागठबंधन के लिए। ये बातें हमने की। राहुल गांधी लेकिन आपको याद है कि कई अवसरों पर वो लोगों के बीच में जाते हैं, कभी वो मोटर मैकेनिक के पास चले जाते हैं, कभी कुलियों के पास चले जाते हैं, कभी वो लोको पायलट्स, ट्रेन के जो पायलट इंजन ड्राइवर्स होते हैं उनके पास जाते हैं। अनेक ऐसे लोगों के बीच में काम कर कारीगरों के बीच में राहुल गांधी गए, उनकी बातें सुनी, और ये सिलसिला 2-1 साल से लगातार चल रहा है। अब बिहार में पहले उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई, बुलेट मोटरसाइकिल चलाई, तो कांग्रेस वालों ने या कांग्रेस के किसी के पक्षधरों ने पूछ लिया कि क्या प्रधानमंत्री को मोटरसाइकिल चलानी आती है, मतलब क्या ये योग्यता है एक नेता की कि मोटरसाइकिल चलानी आनी चाहिए, ये भी सवाल पूछा गया। फिर राहुल गांधी, जो कि बिहार में मखाना उत्पादन जो है एक बड़ा व्यवसाय है एक हिस्से के अंदर, अभी केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं, मखाना बोर्ड बनाने की भी बात हुई है, तो राहुल गांधी मखाना किसानों के पास गए, समझा उन्होंने कि कैसे आप लोग खेती करते हैं, कैसे मखाना पैदा होता है, और फिर उनसे पूछा कि भाई हमें तो वहाँ 1000 रुपए किलो मिलता है दिल्ली में, तो आपको क्या मिलता है इसका? अच्छा, वो क्या है, टोकरियां क्या है? 2000 से 2000 रुपए किलो मिलता है, 1000 कहाँ? तो आपको क्या मिलता है, ये पूछा उन्होंने, तो किसान ने उसका जवाब दिया। फिर राहुल गांधी ने पूछा, अच्छा आप चाहते क्या हैं, ये बताइए क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा यहाँ फैक्ट्री लगनी चाहिए। 90% मखाना दुनिया का बिहार में उगता है, मुनाफा मजदूर का जो है वो 1% भी नहीं है, तो मजदूरों ने कहा साहब हमारे यहाँ फैक्ट्री लग जाए, हम यही बनाएं, यही मखाना प्रोसेस हो, और उसमें उससे हम लोगों का भला हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने कहा फैक्ट्री लग जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? तो किसान ने कहा साहब फैक्ट्री में भी हम ही लोग काम करेंगे ना, तो हम ही को रोजगार मिलेगा, तो फैक्ट्री लगनी चाहिए। तो राहुल ने कहा हाँ बात ठीक है। तो ये वीडियो लेकिन जो आया है, बीजेपी ने इसका मजाक बना दिया। एक तो वीडियो में ये दिखाई दिया कि राहुल गांधी जी मोजे पहनकर पानी में उतर गए, कहा कि भाई जूते उतारे थे, मुझे भी उतार देते। अब ये मैं लाइटर टोन में कह रहा हूं, लेकिन ये बातें हुई हैं इस वीडियो में। तो और राहुल गांधी जी का यूं जाना किसानों के बीच में, तो एक बार फिर लोगों ने, बीजेपी वालों ने कहा ये तो फैंसी ड्रेस है, राहुल गांधी कितनी बार कर चुके हैं पहले भी, एक और सही। तो कुछ थोड़ा सा हिस्सा आप इसका वीडियो का देख लीजिए। आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए हाँ, क्या करना चाहिए? हम लोग को मदद करने के लिए से फैक्ट्री लगा देना चाहिए। फैक्ट्री लगा दी तो ये पूरा का पूरा काम आप जो कर रहे हो ये तो चला जाएगा। हम ही लोग ना काम करेंगे उसमें। हाँ, हम ही लोग पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। जैसे हम लोग काम करेंगे, हम ही लोग अभी यहाँ पे भी बनाते हैं, फैक्ट्री में भी हम ही लोग बनाएंगे।
तो पैसा तो उतना ही मिलना चाहिए हमको। बोलिए सर, राहुल जी कह रहे थे फैक्ट्री रहेगी तो सब चला जाएगा, ये सब धंधा यहाँ से। उन्होंने कहा नहीं, फैक्ट्री में हम ही लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, अभी बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी अभी अपने प्रचार अभियान में है, वोट अधिकार यात्रा पे निकल रहे हैं। मखाना बोर्ड को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बजट में घोषणा की थी, वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, और बिहार को लेकर जिस तरीके से एक अच्छा खबर बिहार के लोगों को मिली थी, अब राहुल गांधी अब वहां पर गए। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई फैक्ट्री लगेगी तो आपको भी भला होगा, वो कह रहे फैक्ट्री यहाँ लगवा दीजिए। अब राहुल गांधी को किसी चीज की कितनी समझ है ये सबको पता है। अब राहुल गांधी क्या बिहार में पहली बार जाकर आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं आपके लिए फैक्ट्री लगा दूंगा यहाँ पर। इसके पहले महाराष्ट्र में गए थे, नासिक में रैली में गए। नासिक में जब वो गए तो उन्होंने पूछा कि साहब प्याज का क्या, तो उन्होंने कहा साहब प्याज तो हमको 10 पैसे 20 पैसे किलो हमसे खरीद लेते हैं, पूरा एक्सपोर्ट होता है, हमें कुछ मिलता नहीं। तो बोले आप क्या चाहते हो? तो वो बोले कि साहब कोई प्याज का ट्रेडिंग हमें शुरू करवा दो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो हम भी करोड़ का पैसा कमा लेंगे, हमारा प्याज को खरीदता नहीं है। राहुल गांधी बोले थे वहां पर रैली में कि ठीक है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है वो किसानों को शुरुआत करवा दूंगा, कंपनी बनवा के, आपका माल आप ही प्याज बनाना और आप ही एक्सपोर्ट दुबई जहां करना, कोई दलाल बीच में होगा नहीं। उसके बाद तो राहुल गांधी सरकार में भी रहे, राहुल गांधी के पास कृषि मंत्रालय भी है, कांग्रेस के पास क्या क्या किसानों के लिए, वहां के प्याज के किसानों के लिए। तो राहुल गांधी की कृषि को लेकर क्या समझ है, राहुल गांधी की इन चीजों को लेकर क्या समझ दिखता है। ठीक है, अब राहुल गांधी से क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिक्स से राहुल गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जिन राज्य में सरकार है वहां के किसानों के लिए राहुल गांधी ने कौन सा लोग राहुल गांधी को लेके गए थे मखाना किसानों के पास, उसमें से एक ने कहा कि साहब इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अपना माल किसी और को बेच ही नहीं सकते। कोई व्यवस्था होगी, बोर्ड कोई मतलब बोर्ड बना होगा या कोई एजेंसी खरीदती होगी, यही है। तो उन्होंने कहा ये इंडिपेंडेंटली अपना माल किसी को बेच नहीं सकते। सर इस पर भी बीजेपी ने कहा कि किसने ये इसी के लिए कृषि कानून आए थे, तो किसने रोका कृषि कानून? इसी में भी जिक्र करूं, इसी को लेकर जब 15 साल इनकी सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, तो ये कहा शरद पवार ने कहा कि इस तरीके से प्याज हम दे नहीं सकते, इसके लिए बोर्ड बना हुआ है, वही लोग खरीद सकते हैं, किसानों को वहां बेचना मजबूरी है। तो राहुल गांधी बोले हमारी सरकार आएगी तो हम इसको हटा देंगे। इतने साल सरकार में राहुल गांधी ने क्या कर दिया नासिक के किसानों के लिए? आज भी किसानों की वो स्थिति, सारा ब्रोकर लेके माल बेचते हैं। तो राहुल गांधी की कृषि को लेकर क्या समझ दिखता है इसमें? राहुल गांधी का सिर्फ एक चुनाव, राहुल गांधी का किसानों को लेकर दर्द, इस पर सवाल है। दोनों चीजें शामिल है इसमें, एक ऑप्टिक्स भी है दिखाने के लिए और समझने की कोशिश भी है। ये कहना कि राहुल गांधी सब कुछ समझते हैं ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी क्या बुरी बात है? अगर आप नहीं समझते हैं किसी चीज़ को, उसको समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दा वो था जो किसानों का और बोर्ड को लेकर या किसान कानून को लेकर। तो ये असली प्रॉब्लम है जो राहुल जी और तमाम लोगों ने विरोध किया था किसान कानूनों को लेकर। अब जब वहाँ फील्ड में पहुँचते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम है। और शायद राहुल जी को नहीं पता, अभी प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड को बहुत एनरिच किया, उसकी पावर्स को, उसमें फंडिंग को लेकर वो सारा, क्योंकि मखाना बोर्ड वहाँ की इकोनॉमी का एक वो है, स्पाइन की तरह से है, बेस है, खासतौर से मिथिला के पूरे इलाके में। तो उस पर बहुत काम हुआ है। उनको ये भी स्टडी, मतलब मैं ये कहता हूँ कि उनको नहीं पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको नहीं पता, लेकिन फिर जब वो जाते हैं तो नहीं, वहाँ पर मखाना बोर्ड पर जो उनकी टीम है वो बताया कि भाई मखाना बोर्ड बना है, मखाना का क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और सरकार ने और उन्होंने क्या किया, क्या कमी है। ये होमवर्क जो आमतौर पर प्रधानमंत्री करते हैं, ऐसा नहीं है ना कि प्रधानमंत्री जी को भी सभी कुछ पता है। प्रधानमंत्री और किसी के पास विशेषज्ञ से बात करते हैं तो वो उस पर पूरी होमवर्क करके जाते हैं। लेकिन ये पूछा जा रहा है ना, जब आपको नहीं थी जमीन की समझ कि अगर कृषि उत्पाद फ्री मार्केट में बेचे जाएंगे तो किसानों का फायदा ही होगा, तो क्यों आपने 2 साल जो है हंगामा खड़ा किए रखा? ठीक है, ये सवाल वाजिब सवाल है, इसमें कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इस देश की किसानों की बर्बादी के जिम्मेदार राहुल गांधी और उनके साथी नेता हैं। ये तय हुआ आज, भाई यही तो था ना कि अपने खेत पर वो कीमत तय कर लेगा, चाहे यहाँ के संदर्भ में वो पोखर कह ले जहां वो मखाना उगा रहा है, लेकिन अपने खेत पर तय कर लेगा। इन्होंने नहीं होने दिया। तय करेगा कि हम 6 महीने बाद कितने पर उपज बेचेंगे, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। इन्होंने नहीं होने दिया। उसको एक कंपनी का दर्जा मिल जाएगा, इन्होंने नहीं होने दिया। तो किसानों की बर्बादी का अगर इस देश में कोई जिम्मेदार है तो वो सारे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कृषि कानूनों का विरोध किया, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? विजय जी ठीक कह रहे हैं, सबको सब कुछ नहीं पता होता। हम ही लोगों को क्या सब कुछ पता होता है? लेकिन कोई रिपोर्टर रिपोर्ट करने जाता है तो बड़ा सामान्य से व्यक्ति होता है, फिर भी जाके पूछ लेता है, समझता है भाई नई जगह वो तुरंत कुछ होती घटना रिपोर्ट करने जाता है। ये तो बाकायदा योजना बनी है ना, वोट अधिकार यात्रा में जाना है, यहां इसी जगह रुकना है। अब जरा मखाना वाला ही सोच लीजिए। नरेंद्र मोदी को पता है मखाना बोर्ड बनाते हैं, मखाना किसानों के लिए वो व्यवस्था करते हैं कि उनका जो मखाना है वो दुनिया के हर हिस्से तक जाए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं?
बेसिक समझिए आप। अब वो क्या है मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मतलब वो थोड़ा कई बार अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी ने कहा कि फैक्ट्री लगेगी तो सब तुम्हारा काम ही चला जाएगा। जिस व्यक्ति के परिवार के और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्रेडिट ही यही लेते हैं कि इस देश में फैक्ट्री लाने का किसने काम किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। आधुनिक भारत के निर्माता हो गए उस वक्त तो फैक्ट्रियां लगाकर, और आज उनके परिवार का पड़पोता हो जाएगा। सर पड़पोता हुआ ना, या परनाती हो जाएगा? परनाती, क्योंकि इंदिरा जी का था तो परनाती हो गया। वो कह रहा है कि फैक्ट्री लगी तो तुम्हारे हाथ से काम गया। अब उसको पता ही नहीं कि इस देश के सारे जो औद्योगिक जिले थे, जैसे कानपुर में ही विनोद जी जहां से आते हैं, वहीं के लोग काम करते थे। फैक्ट्री खत्म हो गई, बंद हो गई, कम्युनिस्टों ने बर्बाद कर दिया, खत्म हो गया। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें जनता के सामने स्पष्ट होती है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसीलिए राहुल गांधी सबसे मोटी बात क्या आप कह रहे हैं? राहुल गांधी ग्राउंड रियलिटी से कटे हुए हैं। कटे नहीं है, कुछ उन्हें पता नहीं भाई, बहुत मासूम है। सर बिहार की एक और खबर, अगर आपका इस पर कमेंट हो तो ठीक है, कमेंट पर आप मेरा नहीं लेंगे, बाकी सबका लेंगे तो मेरे साथ जाती होगी ना। मैं तो पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा समय का बहुत सारी खबरें होती है, बोलिए ना। ठीक है, देखिए राहुल गांधी को कुछ नहीं पता, राहुल गांधी अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, राहुल गांधी को कुछ आता जाता नहीं है, राजनीति में विफल हैं, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी अगर मैकेनिक के बीच में जाते हैं, अगर वो किसानों के बीच में जाते हैं, अगर वो मखाना किसानों के बीच में जाते हैं, अगर वो ट्रक ड्राइवरों के बीच में जाते हैं, सबके बीच में जाते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है, दिक्कत क्या हो रही है भाई? ये विचलन क्यों है विपक्षियों में कि राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं? अच्छा ना जाएं तो राजकुमार हैं, उन्हें क्या पता रियलिटी का, वो कहाँ जाते हैं, कभी घर से निकले हैं क्या बाहर? अच्छा जाएं तो टूरिज्म कर रहे हैं, वो जो है पलाय वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, शौक पूरा कर रहे हैं। जाए तो ये और ना जाए तो ये। अच्छा कितने नेता जो है जाके इस तरह तालाब में कूदे हैं भारतीय जनता पार्टी के या दूसरे दलों के, किसानों के बीच में कितने गए हैं, मखाना किसानों के बीच में? और किसने जाके उनसे बात की, उनकी समस्याएं समझी है? भाई उन्होंने कहा कि फैक्ट्री लगनी चाहिए, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि फैक्ट्री लगने से आपको क्या फायदा होगा, आपका काम जा सकता है? क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ कुटीर उद्योग होते हैं वहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री आ जाती है, कुटीर उद्योग नष्ट हो जाते हैं। ये तो पूरा भारत का जो है हथकरघा, अंग्रेजों के आने के बाद सारा हथकरघा उद्योग ही नष्ट हो गया था इसी से। तो वो उन्होंने सवाल पूछा, लेकिन जब उस लड़के ने कहा कि हमें काम मिलेगा, हम काम करेंगे, तो उन्होंने उससे बहस तो नहीं की, मान लिया हाँ ठीक बात है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो उससे सवाल जवाब नहीं करेंगे, उनकी समस्या नहीं पूछेंगे। और मखाना बोर्ड बनाया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन याद कीजिए बिहार की रैली में सबसे पहले राहुल गांधी ने मखाना बोर्ड की मांग की थी, ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो चुनाव से पहले जब वहां बिहार में रैली हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि अब जो राहुल गांधी करते हैं ये अच्छे इनिशिएटिव हैं, इनिशिएटिव है, अच्छा इंटेंशन है, ठीक है, कई जानकारियां नहीं होंगी, हम सबको नई जानकारियां, लेकिन लोगों के बीच जा तो रहे कम से कम, उनकी समस्या समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब सरकार नहीं है वहां तो क्या करेंगे? अब आपका काउंटर होगा तो फिर वो भी काउंटर देंगे, इसलिए मैं अगली खबर पे जा रहा हूं। नहीं मैं काउंटर नहीं करूंगा, राहुल जी मासूम है। दूसरा तरीका वही कहने का जो पहले कह रहे थे। नहीं ठीक है, उनका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है। अच्छा चले सर, एक ना सुनिए, ना मेरे विचार को वो कुतर्क कह सकते हैं, ना मैं उनके विचार को कुतर्क कह सकता हूं। हम दोनों के अपने अपने विचार है ना। ठीक। अच्छा राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में ये वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जो 23 जिलों से गुजर के 50 विधानसभा सीटों को कवर करके 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी इसमें शामिल है। आप तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यहां पर आएंगे डीएमके के। 29 अगस्त को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आएंगे। 30 अगस्त को यूपी के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस यात्रा में आएंगे। जेएमएम के नेता, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, वो भी इस वोट अधिकार यात्रा के अंदर जो है शामिल होंगे। लेकिन रेवंत रेड्डी क्योंकि पहले एक विवादित बयान को डीएनए को लेकर के जो है वो दे चुके हैं, तो इस पर प्रशांत किशोर ने फिर ये कहा कि अब अगर ये आ रहे हैं यहां राहुल जी के साथ, तो फिर राहुल जी को इनसे पूछना चाहिए कि बिहार की डीएनए में केवल मजदूरी ही है क्या, और क्या राहुल जी भी इस बात से सहमत हैं? राहुल गांधी के पार्टी के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, रेवंत रेड्डी ने कहा कैमरे पर कि बिहार के लोगों के डीएनए में मजदूरी करना लिखा है, ये बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो राहुल गांधी को पहले ये बताना चाहिए कि रेवंत रेड्डी जो उन्हीं का लाडला मुख्यमंत्री है, उसके बाद से वो सहमत हैं कि नहीं है, और अगर सहमत हैं तो बताओ, और नहीं सहमत हैं तो उस मुख्यमंत्री पर क्या कार्रवाई किए हैं, उसके लिए माफी मांगेंगे कि नहीं। अगर बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो बिहार में वोट मांगने काहे आ रहे हो? तेलंगाना में राजनीति करो, वहीं से वोट मांग लेना।
अच्छा, वो जो बयान था उनका, वो वाकई वो विवादास्पद बयान था और ये एक सिलसिला सा है। अभी हमने पहले भी दो एक रोज पहले चर्चा करी थी। पंजाब में चन्नी साहब वो खड़े होकर प्रियंका गांधी के बगल में कहते हैं ये पहिए, वो पंजाबी में पहिए हमें नहीं आए, पहिए यहां नहीं आएंगे। डेरोगेटरी तरीके से, अपमानजनक तरीके से, खासकर यूपी बिहार के लोगों को जो श्रमिकों की भूमिका में दूर दराज के राज्यों में जाकर के काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके ठीक है, उनके प्रदेश में अगर दिक्कत है, उनके प्रदेश में अगर उनके लिए रोजगार नहीं है, अगर वो बाहर जाके अपनी रोटी कमा रहे हैं, तो उनको अपमानित किया जाएगा। और वो भी इतने सीजन्ड बड़े नेता, ये आज मुख्यमंत्री चन्नी जी, पुराने मुख्यमंत्री। सर, राजनेताओं को अपने अपने इलाके में ये कहते हैं, मैं तो इसको कभी भी ठीक नहीं मानता हूँ। ये तो क्या बोल गए हैं कि क्या गोलगप्पे और पानी पूरी बेचते हैं बिहारी और मजदूरी करते हैं। बहुत सारे लोग तो पिटाई करते हैं, बड़े राजनीतिक दल हैं बहुत राज्यों में, उनको जानते होंगे आप, जो पिटाई करते हैं, घुसने नहीं देते, गाड़ियां तोड़ते हैं, उनकी दुकानें तोड़ते हैं। महाराष्ट्र वाले, हाँ बिल्कुल ठीक है, राज ठाकरे करते हैं, शिवसेना पुरानी शिवसेना भी करती है। और ये अपने वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए दूसरों को अपमानित करना, ये सब बातें करना, मैं तो इसको सहमत नहीं हूँ। और सारी बातें आप कर रहे हैं, आज आप एक बात और कर देनी चाहिए, मतलब उसका रेफरेंस है कि नहीं है, रेवंत रेड्डी जी की बात कर लीजिए। राहुल जी ने तो वायनाड में कहा था कि उत्तर भारत के वोटर जो है समझदार नहीं होते, उसका भी जिक्र होना चाहिए। मतलब लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स कहाँ पर किस चीज़ का रेफरेंस काम में आ सकता है, उसको उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो तो उसके बाद, अब बहुत दिनों बाद आए, वायनाड के अगले दिन भी आकर तारीफ कर सकते हैं। सर बात हुई ना, दिन तो फिर फिरता भी है। तो आज बिहार का इलेक्शन आया, हाँ, तो इसलिए आप रेड्डी जी को आना पड़ा यहाँ प्रचार के लिए। अब यहाँ आकर के बोलें कि ये तो केवल ईटेड होने के लिए और पानी पूरी बेचने के लिए। एक बात है ना, इसमें केवल उनके लिए नहीं ना, बहुत सारे लोग एक राज्य की अस्मिता के लिए 6 करोड़ करते रहे, तो ये सब जगह चलता है। सर अस्मिता नहीं, आप ठीक है कर लीजिए बात। मुख्यमंत्री जी ने कहा, गुजरात के प्रधानमंत्री ने कहा, वहां कौन से यूपी बिहार झारखंड को अपमानित किया गया? डीएनए की चर्चा 2015 में तो हुई थी। बिहार के डीएनए की चर्चा हुई थी, आपको याद होगा। बल्कि बिहार के डीएनए ऐसा है, नीतीश कुमार जी के डीएनए की बात हुई, और वो डीएनए एनडीए में कैसे बदल गया, उसके शब्द जो कैसे बदले डीएनए से एनडीए में, वो आपको याद होगा। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ डीएनए सैंपल भेजे थे, हाँ, बिहार के 1 करोड़ डीएनए सैंपल। आप कुछ कह रहे थे इस पे? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर रहे हैं कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फर की रैली में कहा था कि नीतीश के डीएनए में कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद वो नाखून और बाल का भेजने का सिलसिला जेडीयू ने शुरू किया था उस समय को। मुझे लग रहा है कि ठीक है, अब रेवंत रेड्डी का बयान है, और रेवंत रेड्डी को इतने बड़े नेता नहीं कि रेवंत रेड्डी का जो तेलंगाना में दिया गया बयान से बिहार में कोई बहुत ज्यादा असर होने वाला है। ये राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बयान दिया होगा लेकर, इसका बहुत असर नहीं होगा। मुझे लगता है कि इनको ये तो आज वो आए प्रचार के लिए, तो ये बात फिर याद दिलाएगी। हाँ, वो प्रशांत किशोर ने याद जरूर स्थानीय मुद्दे पर लेकर आए, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने वहां पर ओबीसी पर जो काम किया है उसको एक मैसेज के तौर पर वो यहाँ लेकर आना चाहते हैं। किशोर का जो विचलन है वो भी देखना चाहिए ना। बीजेपी से ज्यादा रिएक्ट प्रशांत किशोर कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, या पहले जो राहुल गांधी। अच्छा सर, ठीक। अगली खबर कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ी हुई है, लेकिन वो जो बिल अभी आया है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है, अभी होम मिनिस्टर ने कल उस पर इंटरव्यू भी दिया, वो पीएम सीएम वाला बिल, हिरासत में 30 दिन तो गद्दी गई, उसको लेकर के जो जेपीसी बनाई गई है, अब उसके बॉयकॉट का सिलसिला शुरू हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी लेकिन इसमें अलग थलग पड़ती जा रही है। कई सारे विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि इस बिल पर हमें एक सुर में मुखर विरोध दिखाना है तो हमें जेपीसी का भी बॉयकॉट करना पड़ेगा। तो इंडिया ब्लॉक की टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, और अब तो शायद आरजेडी का भी नाम आ रहा है कि वो भी जो है इस जेपीसी में नहीं जाएंगे, इसके मेंबर ही नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा एक तो जेपीसी है, वैसे ही उनके पक्ष में झुकी हुई है, नंबर उनके ज्यादा है, तो जेपीसी में हमारी बात तो मानी नहीं जाएगी, तो इसमें जाना क्यों? और विरोध जब जताना है तो इस हद तक जताओ कि हम इस कानून को ना तो हम पेश होने देंगे, ना इसकी जेपीसी में हम जाएंगे, और ना इस पर हम लोग जब वोटिंग की सिलसिला आएगा तो इसको पास होने देंगे। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी, हमारी सहयोगी, वो बताएंगी कांग्रेस क्या पक्ष में है जेपीसी में शामिल होने के, और क्या बाकी विपक्षी दलों के बीच में अकेली पड़ रही है कांग्रेस? देखिए सौरभ, कांग्रेस पार्टी में भी ना अभी डिसीजन कोई लिया नहीं गया है कि जाना है जेपीसी में या नहीं जाना है। एक तरफ विपक्षी दलों का दबाव जरूर है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि अगर वहां जाते हैं तो अपना एक डिसेंट नोट दे करके अपनी बात रखना भी जो है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। लेकिन किसी तरह का कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है पार्टी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस मानती है कि जो जुडिशियल स्पिरिट है, जिसमें जब तक आपको गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए तब तक आपको किसी चीज़ की सज़ा नहीं दी जा सकती, उनको लगता है
ये जो बिल है वो जो जुडिशरी की मेन स्पिरिट है उसके खिलाफ भी है। तो अब पशोपेश यही है कि बॉयकॉट किया जाए संपूर्ण जो इंडिया ब्लॉक की पार्टीज हैं उसके साथ खड़े होकर के और एक बड़ा संदेश दिया जाए, या फिर जेपीसी में जाकर के डिसेंट नोट देकर के एक फॉर्मल तरीके से अपना विरोध दर्ज किया जाए। अभी इसको लेकर के कोई फैसला नहीं है, लेकिन इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, लेकिन बॉयकॉट क्यों, मतलब बॉयकॉट करने से हासिल क्या होगा? ये जो पार्टियां कह रही हैं हम नहीं जाएंगे, उनका लॉजिक क्या है? देखिए सौरभ, एक तो विपक्षी दलों को लगता है कि जो बेसिक स्पिरिट ऑफ जस्टिस है उसके ये खिलाफ है, क्योंकि 30 दिन में आप किसी को गिल्टी तो प्रूव नहीं कर देंगे, एक पूरी न्याय की प्रक्रिया होती है। उनको लगता है कि एक वेंजेंस के तहत इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सब विपक्षी राजनीतिक दल हैं, तो इनको लगता है कि अगर ये कानून बनता है तो ऐसे में जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहाँ पर जो है खतरा उनके ऊपर मंडराएगा, क्योंकि इसका मिसयूज जो है एक तरीके से सरकार के द्वारा किया जाएगा। और दूसरा, इसमें जिस तरह से कई नेता भी कह रहे हैं कि जब तक कोई गिल्टी प्रूव नहीं होगा आप कैसे कह देंगे, कैसे उसे सजा दे देंगे, कैसे दोषी दे देंगे, अगर बाद में जाके कोई एक्विटल हो गया तो फिर क्या होगा। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर एक मैसेजिंग जो है वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ये सरकार विच हंटिंग जो है वो विपक्ष के तमाम दलों के खिलाफ कर रही है, और अब ये जो विच हंटिंग है ये विपक्षी सरकारों के खिलाफ भी हो रही है। इसी का विरोध ये तमाम राजनीतिक दल दर्ज कराना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। सर, विपक्ष का जेपीसी का भी बॉयकॉट करना क्या ठीक कदम होगा? देखिए, उनके लिहाज से नहीं, उनके लिहाज से अगर देखो तो ये कह सकते हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में तो हम वक्फ वाले बिल में हम जेपीसी में थे, और हमारे 1-20 जो संशोधन थे या सुझाव थे वो सरकार ने नहीं माने, तो क्या फायदा ऐसी जेपीसी में जाने का, वो कह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जेपीसी में जाना चाहिए, क्योंकि जेपीसी पार्लियामेंट्री कमेटी है, समिति है। आप जाइए, अपने विचार रखिए, संशोधन सुझाइए, और उसके बाद माने जाए या ना माने जाए सरकार पे छोड़ दीजिए। वो ऑन रिकॉर्ड होता है ना, ऑन रिकॉर्ड डिसेंट आपका रिकॉर्ड में आएगा। बिल्कुल रिकॉर्ड में होता है, ऑन रिकॉर्ड होता है, डिसेंट आपका रिकॉर्ड में होता है, और आप उसके बाद जब हाउस में बिल आएगा तो उसका विरोध करिए जो आपको कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि साहब हम तो वक्फ वाले में गए थे और हमको हमारे। पर इससे ये भी पता लग रहा है ना कि इस बिल पर किस हद तक विरोध है, मतलब वक्त से भी ज्यादा। वक्त में भी ऐसा तो नहीं सीन हुआ था जैसा इस बार हो रहा है। गए थे उसमें, वक्त में तो खुद के ऊपर तलवार नहीं थी ना, इसमें तो खुद के ऊपर तलवार लटकी हुई मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरीके से स्थिति है। और मुझे लग रहा है कि इसका विरोध करने का क्या औचित्य है? आप पार्लियामेंट में आप चर्चा में भाग नहीं लेंगे, आप जेपीसी में उस पर लेकर नहीं जाएंगे, तो फिर कहाँ आपको कहीं तो अपना विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। जितने विरोध के प्लेटफॉर्म आपके पास उपलब्ध है, आपको लगता है कि गलत है, तो उन सारे प्लेटफॉर्म पे जाकर आप अपनी बात रखिए। उसके बाद भी सरकार इसको अगर राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास कराने की स्थिति में आती है तो आप पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर उसे पास मत होने दीजिए। अगर सरकार फिर भी पास कराती है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता खुला है। आप कह सकते हैं कि भैया संविधान संशोधन जो हुआ है संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि जो हुआ है संविधान संशोधन 130वां वो सही हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें कुछ चेंजेस करना है। तो जितने विरोध के प्लेटफॉर्म है आप इस्तेमाल कीजिए। आप हर जगह कह देंगे कि हम बॉयकॉट करेंगे और आप में एकता भी नहीं है। आप बैठ के तय कीजिए कि सारे दल बॉयकॉट कर रहे हैं, कांग्रेस जाने के लिए तैयार है और विपक्ष के बाकी दल कह रहे हैं कि हम इसका बॉयकॉट करेंगे। अरे ये सवाल होम मिनिस्टर से भी कल इंटरव्यू में हुआ था कि वो तो जेपीसी बॉयकॉट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि ना है, इससे जेपीसी का काम थोड़ी रुक जाएगा। और अगर विपक्ष ये डिसाइड कर लेता है कि हम हाउस में ही नहीं आएंगे तो क्या बिल पास होने बंद हो जाएंगे? तो सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। सर देखिए, देश एक चीज और देख रहा है कि विपक्ष में कांग्रेस के सामने जो पार्टियां रहीं, कभी उन्होंने पूरे संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती नहीं दी, कभी नहीं दी। ये विपक्ष इतना हताश हो गया है कि वो संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। और एक जरूरी बात है कि संवैधानिक और विधिक दोनों का बड़ा फासला होता है। पता नहीं क्यों विद्वान जो नेता लोग हैं या इस तरह की बात करने वाले लोग दोनों को भूल जा रहे हैं। विधिक में जो कुछ आपके सामने प्रमाण है, जो तय है, जो आईपीसी बीएनएस में बदल गई, उसके दायरे में। संवैधानिक में मोरालिटी है, संवैधानिक में भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व है, संवैधानिक में नेता किस तरह से व्यवहार करेगा वो सब शामिल है। यहां कोई अगर नहीं जा रहा है, कानून के दायरे में नहीं आ रहा है और वो छूट गया, लेकिन अगर वो बेईमानी करके गया, उसके ऊपर आरोप है, तो जनता की अदालत में जाता है ना। तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों का फर्क समझना चाहिए। मैं इतने दिन से देख रहा हूं कि ये बहस बड़ी विचित्र सी हो रही। दूसरा,
हम तो ये मान रहे हैं कि अब ये जिधर विपक्ष जा रहा है, आपको तो सबको कहना चाहिए था, जिस पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात हो रही थी उसका एक चरण है, हम इसके साथ हैं, लेकिन हमें आशंका है, हमें संदेह है कि सरकार इसका दुरुपयोग जो गैर भाजपाई राज्य हैं वहां करेगी, हम उसके खिलाफ ये हमारे, जिसको विनोद जी सेफगार्ड कहते हैं या जो हम लोग अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करें, वो उसमें शामिल करें। लेकिन विपक्ष अब क्या कर रहा है, वो भ्रष्टाचारियों के, राजनीतिक अपराधियों के साथ खड़ा दिख रहा है, उसमें डूबा हुआ दिख रहा है। जम्मू के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही मची है। तो एक के बाद एक ये प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो देश पर बरस रही हैं। बादल फटने से 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और इलाके में राहत और बचाव का काम शुरू किया जा चुका है। जो लो लाइंग एरियाज हैं, निचले इलाके हैं, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर उनको पहुंचाया जा रहा है। और डोडा में जो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, इससे नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो तस्वीरों में भी आपको नजर आएगा कितना विकराल रूप जो है वो पानी ने ले रखा है, नदी ने ले रखा है। और ये सैलाब रिहायशी इलाकों में घुस गया और कई घरों को इससे नुकसान हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में ही कितनी तबाही मची थी जब बादल फटने से किश्तवाड़ में एक धार्मिक यात्रा में जा रहे लोग जो हैं वो बह गए थे। जी हाँ, दर्जनों लोगों की मृत्यु उसके अंदर हुई थी। उत्तराखंड में धराली में हुआ, धराली में भी अभी यही हुआ और अब डोडा में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। 10 से ज्यादा घरों को नुकसान फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई जान माल की हानि हुई है, जान की हानि हुई है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं ना हो, लेकिन आप जरा देखिएगा कि पानी की वजह से कैसी आफत लोगों के ऊपर टूट रही है। ये डोडा की तस्वीर है जम्मू में, जहां बादल फटने से एकाएक नदी में बहुत तेज तरीके से पानी आया और इस बहाव में, सैलाब में काफी कुछ बह गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो पास 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओ चलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो ओ अल्लाहु अकबर, अल्लाह। चलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो पास अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो आप देखिए लोग जो हैं वो ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। तस्वीर ही ऐसी है, इतना सैलाब, इतना पानी। आपने देखा लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे, पेड़ वो बहते हुए जा रहे हैं पानी के साथ, मट्टी को अपने साथ तोड़ती हुई, काटती हुई ये नदी जो है वो लेकर के जा रही है और बिल्कुल घरों के बगल से ये पानी गुजर रहा है। तो अब ये इन घरों में तो नहीं रहा जा सकता होगा। उम्मीद करते हैं वक्त से पहले यहाँ से लोगों को हटा लिया गया होगा। तो पानी किनारे जिनके घर होंगे उनके लिए तो ये जल प्रलय है। टिप्पणी में थोड़ी सी करना चाहता हूँ। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने, कल मतलब आज छपा अखबारों में, हिमाचल को लेकर एक बड़ी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अतिशय जंगलों में कटाई, बड़ी बड़ी परियोजनाएं और चौड़ी सड़कें, हाईवे, ये पहाड़ों की बर्बादी का प्रमुख कारण बन गए। और मुझे लगता है जो इकोलॉजिकल चेंजेस ये हो रहा है, हमारे मित्र लोग और बेहतर बताएंगे, खासकर हर चीज चूँकि इनका अध्ययन रहता है, कि ये जो इकोलॉजी, जो हमारा जो हस्तक्षेप है प्रकृति के साथ जबरन, पूरे हिमालय पर संकट है। आप हिमाचल देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, और ये पूर्वोत्तर तक तो हिमालय की पूरी रेंज है, कच्चे पहाड़ हैं। और जिस तरह प्रकृति के दोहन के नाम पर प्रकृति का शोषण किया जा रहा है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, चाहे वो चौड़ी सड़कें, हाईवे बना रहे हों, बड़ी बड़ी परियोजनाएं लग रही हों, सुरंगें खोदी जा रही हों, कि मतलब तो जीवन आप सुगम बनाने के नाम पर जीवन दुर्गम कर रहे हैं। आप उत्तर, और इस बार तो हमारे सारे पहाड़ इससे प्रभावित हुए ना, उत्तराखंड भी, हिमाचल भी, जम्मू कश्मीर भी, और लगातार। तो ये अब बादल भी जो फट रहे हैं, देखिए कभी कभी यथाकथा बादल फटते थे, अब लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही, तो कहीं नहीं उसके पीछे कोई एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल चेंजेस के बदलाव, इकोलॉजिकल इंबैलेंस तो इसमें कहीं ना कहीं है ही, क्योंकि ऐसी घटनाओं में बहुत अचानक से तेजी आई है।
अचानक तेजी आई और हर तरफ पूरे हिमालय। अब आप देखिए पानी को देखिए ना जरा सर, मतलब खौफ आ जाए किसी को। 14 अगस्त को हमें यहाँ, हम तो यहाँ से देख रहे हैं, वहाँ जो व्यक्ति होगा जो लोग होंगे उनकी हालत 14 अगस्त को जो चसोटी में जो घटना घटी थी जिसमें 65 लोग मारे गए थे, उसके बाद सरकार का बयान भी आया था कि भाई अगर ऐसा लग रहा है कि जो विकास के कार्य हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हो रहा है, जो डेवलपमेंट के काम हो रहा है, उसके कारण इस तरह से कुछ घटना घट रही है, तो इसकी जांच की जाएगी कि क्या ये जो विकास के काम हो रहा है उसके कारण इस तरीके से कुछ डाइवर्शन चेंज हो रहा है। सरकार इसकी पूरी जांच भी कर रही है, लेकिन लगातार जिस तरीके से हो रहा है कि भाई उत्तराखंड में हुआ, जम्मू कश्मीर में इस तरीके से हो गया, हिमाचल में हो गया, और लगातार लग रहा है कि इस तरीके से घटनाएं घट रही है, तो सरकार भी इस बात को लेकर सचेत है। और सरकार ने कहा है कि भाई हम इसकी समीक्षा करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके कारण इस तरह की घटनाएं ज़्यादा इन क्षेत्रों में घट रही है जहाँ पर इस तरह की संभावना ज़्यादा बनी रहती है कंस्ट्रक्शन के कारण। सरकार सचेत तो है, लेकिन ये देखिए सर, मनाली की तस्वीर भी देखिए, आप जिक्र ही कर रहे थे ना, देखिए सड़क कट गई और चलती गाड़ी गिर गई नीचे। अब इसमें जो लोग होंगे उनकी क्या हालत होगी। मुकम्मल एक जो नीति बननी चाहिए पहाड़ों के विकास के लिए, ये तो परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल रौद्र रूप दिखाई दे रहा है पानी का इसमें। आप देखिए ये खड़ी हुई गाड़ी से मुझे लगता है शायद चला गया, गाड़ी में कोई होगा नहीं, लेकिन पहाड़ कैसे कटा, सड़क कैसे कटी और नीचे पानी, नीचे आप देखिए जरा, सैलाब बिल्कुल। तो ये दो तस्वीरें, डोडा जम्मू कश्मीर की और एक मनाली के हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीर आपके सामने है। तेज बरसात, कहीं पानी, कहीं बादल फट रहा है, कहीं किसी और वजह से, कहीं लैंडस्लाइड की वजह से। इस वक्त प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है। पहाड़ी मैदानी इलाकों में भी सर पानी जिस तरीके से उसका असर नीचे रिहायशी इलाकों में जा रहा है, गुजरात में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है जी। क्योंकि जंगल कटने, ये देखिए शहर का हाल देख लीजिए, वो ना शहर का हाल ही देख लीजिए। वो अब ये कोई नॉर्थ इंडिया की कोई किसी शहर की तस्वीर है, अभी बता देंगे कहाँ की तस्वीर है। क्रॉसिंग है क्योंकि उधर लोग रुके हुए हैं, तो मुंबई लग रहा है सर। ये इस बार की बारिश को ज्यादा आफत लेके आई, ऐसा आप लोगों को लग रहा है क्या? देखिए जम्मू है, ये जम्मू है, वो गाड़ी देखिए, गाड़ी आपको टिल्टेड दिख रही होगी उसमें पहली तस्वीर में, ये जम्मू शहर की तस्वीर है। जम्मू शहर चूंकि घाटी में बसा हुआ है तो सारा प्रवाह तो नीचे आ रहा होगा ना, जो नदियों का, और जिस तरह से उफान है और जो पानी नीचे ही आएगा। पाटिल जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है, और ये मुझे लगता है कि अर्बन डेवलपमेंट का जब भी ये बात होती है तो उसको कहा जाता है लेकिन अमल में नहीं लाया जाता। कभी भी पानी अगर लंबे समय तक कहीं रुकेगा, क्योंकि बारिश जब लगातार होती है और पानी रुकने लगता है तो ज़मीन के नीचे से पानी अपना प्रभाव डालता है, और जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है, चाहे वो सड़क का कट जाना हो, चाहे इस तरह से अचानक आप चलते हैं और उसको आजकल मीम बन जाता है कि देखो ये गड्ढे में विकास चला गया, लेकिन ये हंसी मजाक का मसला नहीं है। ये दरअसल हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम प्लान करते हैं उसका मसला। बड़ी सुंदर सुंदर सड़कें हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, और अचानक अगर पानी नीचे से आ रहा है तो आप कितनी भी मोटी 10 इंच 20 इंच कितनी भी मोटी आप उसकी परत लगा कर रहे हो तो गिर जाता है। दूसरा एक बड़ा संकट सचमुच है, ये जो हिमालयन इकोलॉजिकल डिसबैलेंस की बात है, ग्लेशियर्स का पिघलना वो बहुत बड़ा खतरा है, और वो जितने ये इलाके हैं उन इलाकों से नीचे की तरफ आए हैं तो एक तरह से अब कहें तो अब धीरे धीरे वो कम होता चला जा रहा है। जहां पहले वो हिमाच्छादित रहते थे कई महीनों तक, वो समय घटता है। तो अब ये डेवलपमेंट और साथ में इकोलॉजिकल बैलेंस, इसको संतुलित रखना ये सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। और अब इसका दूसरा पहलू भी है, पहले यात्राएं इतनी कठिन होती थी, पहाड़े में सिंगल रोड है, तो वो भी करना जरूरी था। वो कैसे ठीक हो, ये हमारे सहयोगी राही कपूर जुड़े हैं फोन पर हमारे साथ। राही, हम जम्मू की भी तस्वीर देख रहे हैं, डोडा की भी तस्वीर देख रहे हैं, सैलाब बिल्कुल आफत बना हुआ है, अभी कहां से नुकसान की खबरें आ रही हैं? देखिए बिल्कुल इस समय जम्मू संभाग जो है इस समय सबसे ज्यादा चपेट में है। लगातार जो बारिश जो है वो सुबह से लगातार हो रही है, और ऐसे में डोडा में 2 जगह पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है, नदियां नाले उफान पर हैं, जो चिनाब ब्रिज है वो लगभग 31 फीट की मतलब कि वहां तक पहुंच चुका है। और इसके साथ जम्मू शहर में जो बीचों बीच तवी रिवर निकलती है उसके आसपास में जो इलाके हैं, जो लोग वहां पर हैं, वो घर सारे खाली करवाए जा रहे हैं। तो सांबा, कठुआ, इसके साथ में जम्मू, अखनूर, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ के कुछ हिस्से, तो ये सारे इलाके इस समय जो है काफी ज्यादा यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया गया है, और सेफ जोन पर कुछ लोगों का जो है वो रेस्क्यू भी किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू में लगातार सुबह से बारिश
जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में अलर्ट जारी है। हालांकि एक जगह से खबर आ रही है कि वहां पर कुछ लोगों की मिसिंग की खबर है, पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बहरहाल वहां पर लोगों का नुकसान जो है वो काफी देखने को मिला है और जम्मू संभाग के अंदर इस समय बारिश जो है वो काफी ज्यादा है और जम्मू शहर के अंदर लोअर रूपनगर, उसके साथ तालाब तिलो, बंद तालाब, ये जितने भी एरिया हैं जो शहर के बीच में है, यहाँ पर जल भराव एकदम से जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो लोगों को लगातार प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तरफ से, पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट करके जानकारी दी जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें। प्रशासन जो है वो वहां पर मौके पर है, तो पुलिस लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है, अवेयर कर रही है और जहां कहीं से भी लोगों को लगता है कि यहाँ पर रेस्क्यू करना है, तो उन लोगों को तवी के किनारे से जो है वहां पर एक सेफ लोकेशन पर लोगों को लाया गया है। अरे ये बताइए, कहीं से किसी जनहानि की, कैजुअल्टी की खबर तो नहीं है? देखिए, डोडा से कैजुअल्टी की खबर आ रही है, ऐसा अभी सूत्रों का दावा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि होना जरूरी है क्योंकि वहां पर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है वहां पे 8 से 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। तो वहां पर इस समय सिचुएशन ऐसी है कि काफी ज्यादा बारिश जो है वहां पर हो रही है, उस एरिया तक पहुंचा नहीं जा रहा है। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो अपने लेवल पर कुछ जगहों पर जो है उन घरों तक पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। जम्मू, ये जो चिनाब वैली का एरिया है, जम्मू से जब डोडा, किश्तवाड़ या भद्रवाह की तरफ जाया जाता है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो मॉनिटर कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ डिटेल्स जो है वो आना बाकी है। बहरहाल इस समय स्थिति जो है काफी भयावह है और प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि आप सेफ रहें और कई जगह अभी भी ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। और खास तौर पर अभी जम्मू शहर की बात करें कि 99 के बाद इस बार का सबसे हाईएस्ट जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है कि जम्मू के अंदर जो है इतनी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो लगातार सिचुएशन जो है इस समय क्रिटिकल बनी हुई है और प्रशासन हर एक तरीके से जो है वो लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है और अभी भी कई जगहों पर रेस्क्यू जारी है। जो कि नदी के आसपास में लोग हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति इस वक्त कहाँ है, किस इलाके की? सबसे ज्यादा अगर खराब स्थिति तो डोडा से ही आ रहा है, क्योंकि डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ यानी ये चिनाब रीजन है। तो किश्तवाड़ के पाडर में जैसे ही हाल ही दिनों क्लाउड बर्स्ट हुआ था यात्रा के दौरान, और इसके साथ ही कुछ ये जो डोडा जिला है ये भी साथ ही कनेक्टेड है। पहले किश्तवाड़ और डोडा दोनों एक ही जिला होता था, लेकिन कोई ऑथेंटिक न्यूज आपको ना मिले उसके ऊपर ज्यादा विश्वास ना करें। क्या है हाईवे क्या खुला हुए हैं? जी हाईवे चल रहा है, लेकिन फिर भी सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे एसएसपीज, एसएचओज, एसडीपीओ सभी जो हैं वो ग्राउंड पे हैं और लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो संभव प्रयास है वो किया जा रहा है। पुलिस के सीनियर अफसर का बयान जो है वो आया, वो हाईवे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सवाल उनसे हुआ था, तो उन्होंने कहा ट्रैफिक तो अभी जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। अब जम्मू शहर का एग्जैक्टली जो हाल है वो राही आपको और बेहतर बताएंगे। जम्मू की स्थिति बताइए राही। देखिए सौरभ, जम्मू शहर जो है, इसके शहर के बीच में एक सबसे बड़ी जो नदी निकलती है तवी रिवर, जो कि इस समय काफी उफान पर है, जो कि अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। उसके बीच में जो है साइड में जो तवी के साथ में जो मंदिर हैं वो इस समय जो है वो डूब चुके हैं और तवी के साथ में बड़ी संख्या में वहां पर लोग रहते हैं। उन लोगों को जो है वो सेफली जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ जो जम्मू प्रशासन है उन्होंने सेफ लोकेशन पर उन लोगों को शिफ्ट किया है। 2 दिन अगर पहले की बात करूं तब भी यही स्थिति थी, शहर के अंदर काफी ज्यादा पानी था और काफी लोगों का नुकसान भी हुआ। IIM जो है जम्मू का वो पूरी तरीके से डूब चुका था पानी में। तो इस तरीके की वापस से सिचुएशन जम्मू शहर के अंदर, चाहे वो गांधीनगर का एरिया हो या फिर तालाब तिलो हो, लोअर रूपनगर, मुट्ठी, इसके साथ जो शहर के कुछ हिस्से हैं, बंद तालाब का एरिया है, तो यहाँ पर पानी काफी ज्यादा जो है वो आ चुका है। तो ऐसे में इस समय सिचुएशन जो है वो काफी क्रिटिकल है और लगातार बारिश हो रही है। बारिश एक भी सेकेंड जो है अभी रुकी नहीं है, कंटिन्यू बारिश जो है वो वहां पर चल रही है। जनजीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त है, लोग जो है वो अपने शेल्टर लिए हुए हैं, सेफ जगहों पर हैं। तो ऐसी स्थिति जम्मू शहर के अंदर भी देखने को मिली है। और जैसे ही जम्मू शहर के अगर हम 2 से 3 किलोमीटर बाहर जाएंगे तो वहां पर उसके साथ में जो है चिनाब रिवर भी लगता है। जैसे अखनूर चिनाब है तो वो इस समय 31 जो अभी लेटेस्ट अपडेट है
31 फीट तक जो है वो पानी जल भराव जो है 31 फीट तक आ चुका है। तो उसके साथ आगे जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ियां और छम का एरिया है, साथ में मंडी वाला, ये तमाम जितने भी एरिया हैं जो रिवर के साथ ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां भी लोगों को अनाउंसमेंट और लोगों को वहां से रेस्क्यू करके सेफ जगह पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि नदी नालों के पास जो रहने वाले लोग हैं वो तुरंत उसको जो है वो क्षेत्र को खाली करें। तो लगातार इस तरीके की स्थिति जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। अच्छा, कई ऐसी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि कहीं कोई ब्रिज कोलैप्स कर गया या कहीं सड़क कट गई है, ऐसी कहीं से कोई खबर है? देखिए, बिल्कुल जो सड़क कटने की बात है वो एक जगह उधमपुर के पास में एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जो जब भूस्खलन हुआ तो सड़क का कुछ हिस्सा जो है वो वहां से बह गया था। और इसके साथ जैसे जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है, उधमपुर के आसपास या फिर जो रामबन का एरिया है वहां भी भूस्खलन हुआ था। हालांकि वहां पर राही, एक मिनट आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि कुछ और तस्वीरें आई हैं और ये तो बिल्कुल खौफ पैदा करने वाली तस्वीर है। देखिए, पुल पर ट्रैफिक चल रहा है और नीचे पानी का वेग देखें आप जरा, जैसे समंदर हो जैसे। और जम्मू की तस्वीर है, तो जैसे राही कह रहे थे तावी नदी है जम्मू में, तो जी कुछ वहां का नेचुरल साउंड कुछ है वो सुनते हैं। तभी हिस्सा नहीं शहर में ये जम्मू शहर की तस्वीर आप देख रहे थे। तवी नदी का ऐसा रूप तो राही जम्मू वासियों ने भी मुझे लगता है दशकों में नहीं देखा होगा। बिल्कुल सौरभ, ये अब तक का सबसे डरावना पल है। मतलब 99 के बाद जो लोगों से बातचीत की है तो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा विकराल रूप कभी तवी नदी ने धारण नहीं किया है। तो ये तभी बीच में शहर को कनेक्ट करते 2 ब्रिज हैं और पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में उसके ऊपर से जो गाड़ियां वाहन चलते हैं, जैसे जम्मू शहर ओल्ड सिटी को कनेक्ट करता है गांधीनगर के साथ, या फिर इसे हम अंतर राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहते हैं, जैसे पंजाब पठानकोट वगैरह, ये इन सारे एरियाज को सांबा कठुआ को कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो खतरे की घंटी जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप इसके आसपास में जाइए और नजरें लगातार बने हुए हैं, क्योंकि बारिश अभी भी, मैं जिस जगह पर हूँ लगातार बारिश हो रही है। तो ये इस बार की सबसे डरावनी तस्वीरें हैं, क्योंकि जो मौसम विभाग की तरफ से प्रेडिक्शन की गई थी, जो अलर्ट जारी किया गया था, वो 100% जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर कि जम्मू संभाग इस बार ये जो मानसून में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है जम्मू संभाग, वो चाहे किश्तवाड़ की त्रासदी हो या फिर रजौरी पुंछ में आपने देखा होगा, फिर उसके बाद ये आप जम्मू शहर को भी, पूरे सिटी को भी चपेट में ले लिया। कठुआ में 2 दिन पहले जैसे एक ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन इस समय बनी हुई है और लगातार बारिश जो है वो यहाँ पर जारी है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स कैसा है इस परेशानी के वक्त में? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन अभी हर 1 घंटे के बाद, हर एक 20-30 मिनट के बाद लोगों के मोबाइल पर मौसम विभाग का मैसेज आ रहा है कि मतलब कि लोग सेफ जोन पर रहें, और उन जगहों को भी जो है वो स्पेसिफिक दिया जा रहा है कि किन किन जगहों पर हाई रिस्क है। तो ऐसे में जम्मू प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। वो पहले भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, SDRF हो या फिर अन्य जो भी इसको मॉनिटर करते हैं, वो सब टीम्स जो है वो लगी हुई हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं, अनाउंसमेंट की जा रही है गली मोहल्लों में जाकर, शहर के आसपास में, क्योंकि जम्मू को पूरा तवी रिवर कवर करती है। जम्मू शहर जो है ये तवी रिवर ही इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसका जल भराव, एकदम से जल स्तर बढ़ना, ये साफ तौर पर खतरा है और प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। बस उनकी ये प्रायोरिटी है सबसे बड़ी कि इसके आसपास में जो लोग हैं उन लोगों को सेफ जोन पर ले जाया जाए। तो तकरीबन काफी लोगों को रेस्क्यू करके सेफ जोन पर ले जाया गया है। तो आगे भी अब देखना यह है कि बारिश अगर थमती है, रफ्तार इसकी रुकती है, तो फिर आगे के कदम उठाए जाएंगे। बहरहाल काफी लोगों को जो है वो सेफ जोन पर ले जाया गया है। जम्मू शहर में कहीं रिहायशी इलाकों में पानी गया हो ऐसी खबर, या कहीं ट्रैफिक नहीं चल पा रहा हो? बिल्कुल जम्मू शहर के अंदर, जैसे मैंने जिक्र किया पहले कि ये तालाब किलो का एरिया है, लोअर रूपनगर है, बंद तालाब है, लोगों के घरों में पानी गया है। जो बाजार हैं, सड़कें हैं, वो इस समय पानी का काफी लेवल वहां पर बढ़ चुका है और ट्रैफिक भी प्रभावित है। गांधीनगर का एरिया वो प्रभावित है। यानी जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये जितना भी ये सारा क्षेत्र, ये एरिया आता है,
इस समय वहां पर सिर्फ पानी ही पानी वहां पर दिखाई दे रहा है। तो काफी ज्यादा ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित जम्मू का हुआ है और लगातार अभी भी बारिश जारी है। तो अभी शाम तक अगर देखा जाए तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है, लेकिन प्रशासन कोशिश कर रहा है। जीएमसी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनकी टीम वहां पर स्पॉट पर है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है, एसडीआरएफ है। तो हर जगह सिचुएशन जो है इस समय क्रिटिकल है जम्मू शहर के अंदर भी। तो कोशिश की जा रही है कि किसी का कोई जानी नुकसान ना हो। बहरहाल जब लोगों को अगर इस तरीके की परेशानी होती है तो तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाए और हेल्थ विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। जीएमसी जम्मू प्रशासन भी जो है वो पूरे अलर्ट मोड पर है। केंद्र शासित प्रदेश के हमारे एलजी मनोज सिन्हा या फिर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी थी, वो भी मॉनिटर सब लोग कर रहे हैं। तो नजरें जो है, क्योंकि जम्मू शहर इस बार सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, तो सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो बहरहाल अभी तक जानी नुकसान किसी की कोई खबर नहीं है। बहरहाल जनजीवन अस्त व्यस्त है, पूरी तरीके से शहर में पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। ये कम से कम राहत की बात है कि कहीं से कोई कैजुअलिटी की खबर जो है, सूचना अभी तक वो नहीं आ रही है, वरना ये तो डराने वाली तस्वीरें हैं। और इतना पानी शहर में सैलाब दाखिल हो रहा है सर, जम्मू शहर की हालत ख़राब है इस वक्त। सौरभ जी, जम्मू यदि आप जाएंगे तो जम्मू में शहर के साथ नदी बह रही होती है। आप किसी भी इलाके में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको तवी नदी दिख जाएगी। लेकिन ये नुकसान कम इसलिए हो रहा है क्योंकि शहर थोड़ा सा ऊंचा है नदी के। जितना ये बहाव बढ़ भी गया है उसके बाद भी उतना नुकसान वहाँ नहीं हो रहा। फ्लो ज़्यादा है, बहाव बहुत है। बस एक ये दूसरा खतरा और देखिए हाँ, सर, जब लैंडस्लाइड होता है डोडा का है जी, तो ये चट्टानें गिर के आती हैं सड़क पर। और अभी मुझे केवल ये चिंता हो रही है क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो श्रीनगर से चलती है। पूरा जो उसका कैंप है वो श्रीनगर में होता है। इस वक्त दरबार जम्मू में नहीं, तो सर्दियों में आएगा ना? सर्दियों में, हाँ सर्दियों में श्रीनगर में होता है। तो वहाँ से, हालांकि सरकार तो वहाँ पर भी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन तो वहाँ भी जम्मू में भी चलता है, लेकिन वो किस तरह से उसको कर रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू का काम वहाँ पर करने के बाद थोड़ा सा शहर ऊंचा है, इसलिए आपको ये इतना नुकसान उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा कि नदी जो है लेकिन नदी पूरे शहर में एक तरह से आपको बहते हुए दिखाई देती है, कनेक्टिंग भी होती है जिसका जिक्र सर, मैं तो ये तस्वीरें देखिए, मतलब ऐसा असहाय महसूस करता होगा इंसान। तो प्रकृति के आगे तो ऐसा है महसूस करना ही होता है कि आप कैसे कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं तो कुछ एग्जेजरेशन लगता है। मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं नदी आपके शहर में आ गया, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। शहर आपने नदी के रास्ते में बसा लिया है तो फिर आबादी फैलती जा रही है, तो उसको आप कैसे दोष देते? दोष नदी को है नहीं, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि हर सभ्यता ही नदी के किनारे बसती है। इतना बता दूं, मैं दूसरी तस्वीर जो चल रही है ना, वो ये उधम और रास्ते में हाँ, इसके पार्ट में नहीं आना चाहिए, ये दुरुस्त बात है। और मतलब मैं भी अभी सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूँ तो भी कोई वहाँ का तवी विहार इलाका है, उसमें पानी जो नीचे का इलाका है, सिधरा है शायद वो जगह, तो वहाँ पर पानी चला गया है। बस ये आप इस पुल से अंदाजा लगाइए, यहाँ इतना नीचे पानी होता है कि आपको लगता है कि नीचे उतर के जाना है तो बहुत नीचे है। अगर इतना ऊपर आ गया है तो जो भी लो लाइंग एरियाज होंगे उन सब वहाँ पर चला जाएगा पानी। और अब आइए बात करते हैं सबसे पहले भारत, ट्रंप और टैरिफ की। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर भारत पर जितना प्रेशर बनाने के प्रयास किए, भारत उतना ही मजबूती से जवाब भी दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे ट्रंप के टैरिफ बम का गुब्बारा फोड़ा, हम आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन आज की खबर यह है कि कल से ट्रंप का वो जो 25% वाला एक्स्ट्रा टैरिफ था, उसको अगर 25 पहले वाले में जोड़ दें, मतलब टोटल 50% का टैक्स, ये टैरिफ बम एक्टिव हो जाएगा। मतलब आज मिडनाइट से भारत से अमेरिका जाने वाले सारे प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। केवल जो यहां से पहुंचेगा वो नहीं, उनके वेयर हाउस में भी अगर कोई सामान रखा है भारत का पहले से उस वेयर हाउस से भी अगर वो बाहर निकलेगा तो उस पर 50% टैक्स लग जाएगा। ये आज रात 12 बजे से शुरू होगा। ट्रंप ने 7 अगस्त को भारत पर ये 25% टैरिफ लगाया था, जिसके ऊपर 25% पेनल्टी जोड़ी थी कि हम रूस से तेल खरीदते हैं और रूस उसके हथियार खरीदता है और रूस उससे फिर यूक्रेनियों को मारता है, तो हम पर युद्ध में आहुति देने का इल्जाम लगा करके उन्होंने ऐसा किया। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार कह चुके हैं भारत झुकेगा नहीं, भारत समझौता नहीं करेगा। अब उन्होंने कल भी ट्रंप को सीधा सीधा और करारा जवाब दिया। कल वो अहमदाबाद में थे और उन्होंने कहा कि मैं अपने किसानों को, पशुपालकों को, डेयरी संचालकों को और छोटे उद्यमियों को ये साफ साफ कहना चाहता हूं कि आपके हित से किसी भी हाल में कोई समझौता मैं नहीं करूंगा, चाहे दुनिया कितना भी दबाव हम पर बना ले, भारत किसी प्रेशर में नहीं आएगा। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सब कोई अपना करने में लगा है।
उसे हम भली भांति देख रहे हैं। लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। अब इससे खरी खरी साफ साफ बात वो क्या कहेंगे। टोन बेरिंग आपको बताया, पहले 2 बार बोल चुके हैं, लाल किले से भी बोल दिया था, लेकिन इस बार जो कल बयान दिया, ये वाली टोन थोड़ी और पैनी थी। त्रिपाठी जी, तो सीधा जवाब है ट्रंप को ये? नहीं, मुझे लगता है कि एकदम दुरुस्त बात है और 140 करोड़ देश के जो उसकी जनता की ताकत है वो प्रधानमंत्री के शब्दों में, उस भाषा में दिखनी चाहिए और वो दिख रही। और देखिए, ट्रंप का मसला बड़ा विचित्र है। ट्रंप साहब क्या है, कहते हैं हर दूसरे 7 देशों के साथ हमने युद्ध रुकवा दिया। अरे नहीं, वैसे तो 10 के साथ रुकवाया था, 7 के लेकिन पक्का मान लीजिए। फिर वो कहते हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए कहते हैं कि हम किम जोंग उन बड़े अच्छे आदमी, उनसे मिलेंगे, तो वो मजाक कर देते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि ट्रंप की जो सीरियसनेस नहीं है उसको थोड़ा सा और इंगित करने की कोशिश है। ट्रंप लगातार जो काम कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं 50% टैरिफ। अभी आपने कहा कि वहां के वेयर हाउस में लग जाएगा। अभी आज मैं खबर देख रहा था और उस खबर में क्या है, दरअसल अमेरिकियों का संकट बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिकन कंपनीज एंड अमेरिकन कंज्यूमर्स पे द कॉस्ट ऑफ अमेरिकन टैरिफ, यानी जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं उसका भुगतान कौन कर रहा है? अमेरिकी कंपनियां और अमेरिका के लोग। पहले हमारी बात, हमें आज रात से कितनी परेशानी होने वाली? नहीं, निश्चित तौर पर परेशानी होगी। हमारे कई ऑर्डर रुक जाएंगे, हमारी जो ऑर्डर बुक होगी वो कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं हुआ कि हम उनकी इस धमकी के दबाव में आ जाएं और डर जाएं। और दूसरा, फिर मैं कह रहा हूं, एप्पल ने आज बोला, दूसरी कंपनियां आज बोल रही हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान रुके नहीं है। इसका मतलब ये कि उन्होंने इसको डिस्काउंट करना शुरू कर दिया। इसमें 2-3 एलिमेंट्स और हैं इसके, क्योंकि आप भी ये जानना चाहते हैं ना कि हमें क्या नुकसान होगा, हम पर कितना असर पड़ेगा। सर, अभी S&P ने हमारी रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग, वो BBB- से BBB कर दी। अभी फिंच की रेटिंग आई, उसने BBB- रेटिंग बरकरार रखी। लेकिन दोनों ने ये कहा अपने असेसमेंट में कि इस अतिरिक्त टैरिफ का भी भारत की ग्रोथ पर इंपैक्ट, नेग्लिजिबल इंपैक्ट रहेगा। और इस IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उन्होंने भारत के रिजर्व बैंक का जो भारत की इस साल ग्रोथ का जो अनुमान है 6.5% का, वो भी उसको मान रहे हैं। मतलब उन्होंने उसको भी डाउनग्रेड नहीं किया है। देखिए, इसमें वो कह रहे हैं भारत सह जाएगा। भारत, आपने प्रधानमंत्री जी की बात की कि प्रधानमंत्री जी ने 2 बार इस पर चर्चा कर दी है। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, भाषण तो देना अलग बात है, लेकिन वो उसकी तैयारी में भी लगे हुए, और जो वो बात कर रहे हैं वो भी देश को तैयार करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये कह देना कि यहाँ हम बैठ के कहते हैं कि कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं कि क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या नहीं पड़ने वाला। इसलिए वो बार बार देश को तैयार करने की बात कर रहे हैं। जो स्वदेशी की बात वो कर रहे हैं, इंडिजिनस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वो तैयारी, क्योंकि उनको समझ में आया कि इस रास्ते से निकलने का जवाब देना पड़ेगा, केवल बचाव। लेकिन आज हमारा एक्सपोर्टर तो आज परेशान होगा। एक्सपोर्टर जाहिर है परेशान होगा, एक दिन में तो ये काम नहीं हो जाएगा। और ये मान लेना कि नहीं, केवल हम इस बात से खुश हैं कि अमेरिका को महंगा मिलेगी आपका सामान, इससे कोई फर्क बहुत बड़ा नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक कैच बताना जरूरी है, एक्सपोर्टर को आज से मुश्किल होगी, लेकिन ये जो पिछली तिमाही बीती है, अप्रैल मई जून वाली, इसमें 21% एक्सपोर्टर हमारा ज्यादा माल वहां डंप करके आया है। ये भी समझ नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब उसको नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। उसको नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, सारे प्लान। और इसीलिए लेकिन मैं एक चीज जरूर का ये समर्थन, ये चीज आप देखिए, इंडिया टीवी विदेशों में भी देखा जाता है, तो खासकर विदेशों में जो लोग देख रहे हैं वो देखें और इस बात को जरा करें अपने आसपास के लोगों से। ट्रंप कितना दोहरापन दिखा रहे हैं इस वक्त, कितना डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं। ट्रंप ने अभी आगे 2-3 उनके और बयान में आपको सुनाऊंगा, उसमें एक बार उन्होंने कहा कि मैंने जंगें रुकवा दी। इस बार पहले कह रहे थे वहां 5 जहाज गिर गए थे, 4 जहाज गिर गए थे, वो 7 पर आ गए, क्योंकि भारत ने भी कह दिया हमने इनके 6 जहाज गिराए हैं, तो अब वो टोटल 7 बताते हैं। उसी में आगे उन्होंने क्या कहा, आगे उन्होंने कहा कि हमसे पहले जो राष्ट्रपति था, यानी कि बाइडेन,
तो बाइडेन को कुछ मालूम नहीं था, उसने रूस को, हमको जो है युद्ध में धकेल दिया रूस के साथ, मतलब यूक्रेन के पीछे खड़ा कर दिया और हमारा अरबों रुपया लग गया। 300-350 बिलियन डॉलर उन्होंने कुछ बताया कि इतना बिलियन डॉलर हमारा चला गया युद्ध के अंदर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं नेटो को हथियार बेच रहा हूं, मैं यूक्रेन को हथियार बेच रहा हूं और हम उससे मुनाफा कमा रहे हैं। तो ट्रंप प्रॉफिटरिंग कर रहे हैं इस युद्ध से या भारत कर रहा है? भारत तो तेल खरीदकर दुनिया को बेच रहा है और दुनिया में तेल के दाम स्टेबल रहे। यह काम अमेरिका नहीं भारत से करने के लिए कहा, यह बात भारत के विदेश मंत्री खुलकर कह चुके हैं। ट्रंप तो हथियार बेचकर पैसा कमा रहे हैं और तेवर हम पर। आप सुन लीजिए वो बात। We spend no money on Ukraine anymore. We were getting fleeced by a president that didn't know what he was doing. To be honest, I don't blame Ukraine. I mean, if they come and ask for $100 billion, then they get it. But we were in for $350 billion. Now, we make money. I don't want to make money on Ukraine. I want the war to end because I want to save all those lives. I want to just save. But just so you understand, we're no longer losing money on that thing. We were losing money hand over fist. And now we don't lose any money. Now we sell weapons to NATO. शर्म भी नहीं आती, मतलब इस वक्त अमेरिका जो कर रहा है वो हथियार बेच के पैसा कमा रहा है भाई युद्ध में। अरे आज की बात थोड़ी है सौरभ जी, नहीं हमसे फिर किस बात का वो कर रहा है उलाना? अमेरिका का तो ये पुराना हिसाब किताब है कि हथियारों की जो इंडस्ट्री है, वहाँ आर्म्स इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ी है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है वो आर्म्स। इसीलिए दुनिया में कहीं शांति कहाँ होती है, शांति हो जाए तो हथियार बिकने बंद हो जाएंगे। और इसीलिए अब देखिए ट्रम्प साहब जो है उनका डबल स्टैंडर्ड तो आपने बता ही दिया कि भारत, हमें तो इस बात का मैं धन्यवाद देना चाहिए ट्रंप को कि उन्होंने भारत को इतनी बड़ी भूमिका में ला दिया कि यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है वो भारत उसमें उनके हिसाब से वो महत्वपूर्ण है, तो है महत्वपूर्ण भारत। अब ये जो इन्होंने दिया कि टैरिफ लगा देंगे, देखिए उन्होंने तो टैरिफ लगा दिया, अब हमारे सामने चारा क्या है? दो ही चारे हैं, या तो हम गिड़गिड़ाएं और या हम तन के खड़े हों। तो भारत ने तन के खड़े होने का रास्ता अपनाया है कि भाई ठीक है, हम देखेंगे, हम सेल्फ रिलायंस होंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, थोड़ा तकलीफें आएंगी, झेलेंगे। पहले भी हम खड़े हुए हैं, जब 74 का पोखरण हुआ तब भी खड़े हुए, अटल जी के समय पोखरण हुआ तब भी खड़े हुए, जब भी हमारे ऊपर ये ऐसी स्थितियां आई हम खड़े हुए तन करके और दुनिया को दिखाया, फिर दिखाएंगे। तो मुझे लगता है, और भारत का जो एक्सपोर्टर है उसका थोड़ा शुरुआती नुकसान होगा भाई। मेरे लिए बहुत आसान है कहना है आपके लिए, लेकिन जो जिसको आर्थिक चोट लगेगी उसके लिए तो तकलीफ है, लेकिन सरकार कुछ रास्ता निकाल, मेरा भाई एक्सपोर्टर है, मुझे पता है क्या हो रहा है इस वक्त। लेकिन सरकार शायद कुछ उनको राहत देने के लिए कुछ रास्ता निकाल रही है, कोई फंड वगैरह बना रही है। अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था जी, बना दिया है फंड उन्होंने 25,000 करोड़ का। हाँ, इसलिए फंड बनाया है, तो सरकार भी राहत देगी, जैसे कोविड में दी गई थी राहत। तो मुझे लगता है कि ये समय है और ट्रम्प, हो सकता है ट्रम्प साहब को भी मजबूर होना पड़े कल को। अरे सर, आगे भी ट्रम्प की एक दो बात सुना रहा हूं, आपने कमेंट आप दीजिएगा। एक बात बस जोड़ दूं, ये जो चीन को जो छोड़ रहे हैं, अब ये चीन को धमकी दी इन्होंने, जैसे अभी बताता हूं आपको। मैं कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं और मैं अगर ये कार्ड चल दूंगा तो चीन बर्बाद हो जाएगा, मैं इसीलिए ये करना नहीं चाहता, मैं अपने पत्ते नहीं खोलूंगा। तो सुनिए, वो चीन को, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को, जो बहुत पीछे नहीं है अमेरिका से, उसको कैसे धमकी दे रहे हैं। We're going to have a great relationship with China. I mean, it's happening. You see it. It's happening. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. वो कह रहे मैं चाहूं तो हम चाइना को बर्बाद कर दूं। तेल वाली बात पर एक बात बस समीर जी और मैं ऐड कर देता हूं। हम रूस से तेल खरीदते हैं तो हम पर 25% टैरिफ, चाइना हमसे ज्यादा रूस से तेल खरीदता है, उस पर कोई टैरिफ नहीं। खुद गैस खरीद रहे हैं। चाइना ईरान से भी तेल खरीदता है, वो प्रतिबंधित है, सैंक्शनड है वो, लेकिन वो उससे खरीदता है। हमने खरीदना बंद कर दिया जब से ईरान पे सैंक्शंस लगी। रूस के तेल पे कोई सैंक्शंस नहीं है, तब भी हम पर टैरिफ है और चाइना पर नहीं। सर देखिए, मुझे लग रहा है कि आज अमेरिका की पूरी जनता ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में चुनकर अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही होगी। वो सोच रही होगी कि हमसे बहुत ऐतिहासिक गलती हो गई कि हमने ट्रंप को देश का राष्ट्रपति बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक जो सम्मान होता था कि भाई एक विकसित देश के, सबसे बड़े देश के, सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति, वो दूसरे के तमाम दूसरे जो कमजोर मुल्क थे, जो अविकसित देश है, जो विकासशील देश है, उनका हाथ पकड़कर उनको आगे लाने के लिए वो राष्ट्रपति कोशिश करते थे। और ट्रंप तो वो सब छोड़ के एक प्रकार से ट्रेड डीलर, आर्म डीलर बन गए, एक इंडस्ट्रियल बन गए। हर जगह वो हिसाब किताब देख रहे कि कितना पैसा कमाया।
जेलेस्की को भी लगा कि भाई ये तो व्यवसाय करते, तो उसने कह दिया मैं आपसे हथियार खरीदूंगा। उसने कहा ठीक है, इतने लाख करोड़ का ऑर्डर दे दो, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। तो अब ट्रम्प पूरा अमेरिका को एक व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अमेरिका की जनता भी इस बात को समझ रही होगी कि 3.5-4 साल जब तक ये ट्रम्प रहेंगे तो अमेरिका को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत तो ठीक है कि भारत तो एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है। भारत सारे संकटों से निकला, ये कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। इससे बड़े बड़े संकट भारत से निकले। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि न हम थकने वाले, न रुकने वाले, न झुकने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सारी तैयारी करके रखे हुई है। हमें जो असर होगा हम उससे तो उभर जाएंगे, ठीक है, लेकिन अमेरिका का क्या होगा ये अमेरिका को सोचना चाहिए। लेकिन कुछ काम दुनिया में ऐसे हैं जो ट्रंप ही कर सकते हैं, जैसे किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर, उसके साथ दोस्ती करना। दुनिया में कितने लोग कह सकते हैं कि किम जोंग उन मेरा दोस्त है? एक है पुतिन, दूसरे ये, तीसरा तो मुझे याद आता नहीं। शी जिनपिंग कह सकते हैं। शी जिनपिंग अब वो आदमी ऐसा है, वो कहीं हवाई जहाज से भी नहीं जाता, आपको मालूम है? वो ट्रेन से जाता है जहां जाता है, आसपास जहां भी जाना होता है। चाइना और रशिया दोनों उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो ट्रेन से ही चलता है आदमी। ट्रंप भी वहां गए तो शायद ट्रेन से ही गए थे, ट्रंप मिल के आए उससे। अब इन्होंने किम जोंग उन की बात की, बगल में कौन बैठा था? साउथ कोरिया का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के सामने किम जोंग उन की तारीफ कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी है, मैं उससे मिल के आया, मेरी उससे बड़ी अच्छी दोस्ती है, मैं उससे बहुत सी ऐसी बातें करता हूं मैं जो आपको बता भी नहीं सकता। ये बातें ट्रंप कह रहे हैं और मेरे मन में बड़ा सम्मान है किम जोंग उन के लिए, जिसने दुनिया से स्मगलिंग और चोरी करके न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं और न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली मिसाइलें बनाई हैं। उसमें आपके पड़ोसी पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए बड़ा सम्मान है ट्रंप के मन में। Kim Jong-un and I had a very good relationship, as you remember, and still do. And when I came in, I didn't know him. We had 2 summits, but we became very friendly. Respect. It was great respect. And it was not going to be that way had... We'll arrange a meeting between you and Kim Jong-un. Would you like that? That's a very tough question right now. I don't know where that question is leading. Anyway, look, I get along great with Kim Jong-un, and if whatever I can do having to do with South Korea and getting people together, you should get together, right? आगे इन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो किम जोंग उन से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी, और वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उस आदमी ने अपने जीवन में की थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुए और 2 सवाल के बाद किम जोंग उन कहता है इनफ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। उसने इतना ही कहा इनफ। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने बोला, हाँ, कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि किसी दिन वहां भी ट्रम्प टावर बनेगा और वहां भी आप जाके गोल्फ खेलेंगे। नॉर्थ कोरिया में, सही बात। नॉर्थ कोरिया जो जाना जाता है घोस्ट सिटी के लिए जाना जाता है, हाँ। वहां रहता कोई नहीं, सिर्फ साउथ कोरिया को दिखाना है। अब सर, आप जरा कुछ गर्व महसूस करने वाली खबर आपको मैं दे रहा हूं। इंडियन नेवी को आज 2 नए युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी मिलने जा रहे हैं। ये आज कमीशन हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17A के तहत भारत में बनाए गए हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये दुश्मन की रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बचे रहते हैं। दोनों युद्धपोतों की तैनाती से इंडो पैसिफिक एरिया में नौसेना की ताकत बढ़ेगी। INS हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका नाम पुराने INS हिमगिरी से लिया गया है। INS उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स ने बनाया है। इसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वत सीरीज के नाम पर रखा गया है। सिर्फ 37 महीनों में यह जहाज बना है। इससे पहले 18 जून को देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अरनाला का भी कमीशन हुआ था। इसे विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में बनाया गया था। अब इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, और उन्होंने कुछ कविताओं की बात की और उन्होंने बताया, कुछ प्रतीकों से, संकेतों में बताया कि शांति अगर चाहिए तो आपको ताकत भी पैदा करनी पड़ेगी। शांति अगर चाहते हो तो युद्ध की तैयारी रखनी पड़ेगी। India has been a land of Gautam Buddha, Mahavir Jain and Mahatma Gandhi, all champions of non-violence. We also have ancient scriptures about war. Mahabharata, the longest running epic ever written in the world, was about almost like a global war. It's about a just and righteous war. India has always stood on the side of peace. We are a peace-loving nation, but don't mistake, we cannot be pacifists. I think peace without power is utopian. And over here I like to quote a Latin quote which goes like this: Si vis pacem para bellum, which translates,
if you want peace, prepare for war. This is also aptly captured in the poem of Ramdhari Singh Dinkar, that's Shakti and Shaba, in which he says that क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। सहनशीलता दया शबा को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है। आई थिंक दिस इज। अब इस खबर में दो बातें हैं। एक तो भारत की अपनी आत्मनिर्भरता, जो दोनों वॉरशिप्स आज कमीशन हुई हैं भारत में निर्मित हैं, भारतीय टेक्नोलॉजी से भारत के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने बनाई हैं। और उसके बाद जो कहा सीडीएस साहब ने कि ताकत हो तब शांति आती है। जिसके गट्टे में ताकत है उसकी है वसुंधरा, देकर शीश आशीष मिले हैं यही विश्व की परंपरा। तो सीडीएस का संदेश साफ है। उन्होंने गौतम बुद्ध का नाम लिया, भगवान महावीर का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया, और भी नाम लिए, नानक का नाम लिया जा सकता है। तो भारत उनकी धरती है, लेकिन भारत फिर परशुराम, अर्जुन और भीम और राम के, कृष्ण की भी धरती है। तो दोनों शांति और युद्ध। तो वो जो रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी उन्होंने पढ़ी, और ऑपरेशन सिंदूर तो अभी सीधा उदाहरण है इसका ना, कि हमने उनको बता दिया कि भाई आप उलझो मत हमसे, और उलझो झेलो। और मुझे लगता है ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान, देखिए हम लोग पाकिस्तान को बहुत बढ़ा चढ़ा पेश करते हैं। भारत के सामने जो दूसरी ताकतें भी है ना, चीन को आप भले आज हमारे रिश्ते बड़े अच्छे बन रहे हो, लेकिन हमारा है तो प्रतिद्वंदी हो, तो उसके लिए भी संदेश है एक तरह से कि भाई इतना हमें कमजोर मत। और ये शिप बिल्डिंग कैपेसिटी हमारी जो जिस रफ्तार से बढ़ रही है, सर इस साल मेरे ख्याल में एक शिप और कम से कम जो है वो कमीशन हुई है। अब मैं आपको एक और खबर, शायद इसी पर हम लोग चर्चा कर पाए आज के प्रोग्राम में। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पाकिस्तान ने एक बात कही, बात करने लायक है। पाकिस्तानी राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की आतंकवादियों की जो भी लिस्ट है उसमें सारे मुसलमान क्यों हैं, उसमें एक भी नॉन मुस्लिम क्यों नहीं है। यह दोहरा रवैया है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। It is not understandable and is indeed unacceptable that every name on the Security Council's terrorism list is Muslim, while terrorists and violent extremists elsewhere escape scrutiny. There is no non-Muslim in the lists. अब पाकिस्तान है वो मुसलमान की बात करेगा, कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, करे। लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया है उस पर क्या कहेंगे आप? त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं, मुझे तो पता नहीं, आपने बताया ना होता कि ये पाकिस्तान के राजदूत यूएनएससी में बोल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि भारत का कोई विपक्षी नेता बोल रहा है। वो भी तो यही कहते हैं ना कि मुसलमानों को ही आप आतंकवादी क्यों कहते हो, मुसलमान को क्यों कहते हो, और बहस चलती है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है। सवाल यहाँ ये होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को यह जवाब देना चाहिए था कि हमारे यहां जो आतंकवादी मुसलमान हैं, हम उनको पकड़कर जिसका भी वो दोषी है भारत के संदर्भ में भारत का, उसको देंगे, अपने आप उस सूची से बाहर हो जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप दिखाइए कि हमारे यहां से, अगर हमारी धरती से आतंकवाद कोई कर रहा है, अगर जो इस्लामिक मुल्क हैं वहां से आतंकवादी निकलेंगे, दुनिया भर में आतंक फैलाएंगे, तो यूएनएससी की लिस्ट में उनका नाम होगा। और अगर दूसरा कोई है तो उसका नाम भी आप प्रपोज कीजिए। आजकल तो आपकी अमेरिका से बड़ी गलबैयां हैं। एक खबर और देता हूं आपको। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान से प्रदेश की राजनीति में हंगामा हो गया। पटवारी ने बीजेपी सरकार पर नशा, बेरोजगारी और कुपोषण जैसे मुद्दों को लेकर हमला बोला। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं। उनके इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से ये बयान वायरल हो गया। इसके अलावा इस बयान से भाजपा नेताओं ने इसे महिलाओं के अपमान का भी मुद्दा बनाया। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है
मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है और 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना। अब जीतू पटवारी ये कहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब जो है कि उसकी खपत है, एक बात समझ में आती है। अब जब महिलाओं को क्यों खामखा उनको जोड़ना था? ये तो निश्चित रूप से गलत बयान है जीतू पटवारी का, लेकिन इसका इतिहास भी इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि 2015-16 2017-18 के करीब उमा भारती ने इसका विरोध किया था मध्य प्रदेश के अंदर, जब लिकर पॉलिसी लेकर आए थे नए, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मध्य प्रदेश में लिकर बैन होना चाहिए और सरकार नए नए तरीके निकाल रही है शराब बेचने के। उमा भारती ने उसका विरोध किया था और उस समय इस तरीके से एक बयान भी बीजेपी के नेता की तरफ से आया था कि भाई अब प्रदेश के अंदर शराब की खपत बढ़ रही है, अब तो पुरुष तो पीते हैं, महिलाएं भी शराब पीने लगी, खपत बढ़ रही है, तो हमें ज्यादा दुकानें खोलनी पड़ रही है। उसका बड़ा विवाद हुआ था। जीतू पटवारी ने मुझे लगता है उस संदर्भ में कहा होगा, लेकिन ये गलत है इस तरीके से प्रदेश को कहना। आप प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि शराब रुके, प्रदेश में महिला ज्यादा शराब पीने लगी, इस तरह का बयान गलत है। इस तरह के बयानों पर मतलब आपत्ति के अलावा क्या कर सकते हैं? मतलब एक जनरल कमेंट है, हो सकता है कि शराब की खपत बढ़ रही है। और उमा जी का जिक्र किया, उमा जी तो बिल्कुल सड़कों पर शराब की दुकानें तोड़ी थी उन्होंने। लेकिन जीतू पटवारी किस सर्वेक्षण के आधार पर कह रहे हैं? कोई सर्वे है, कोई उसके पीछे बेस है? चलिए खैर, अब ये पूछा जाए, सही बात है सर। की दुकान तो सरकारें। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, विजय जी, विनोद जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मुलाकात होती है आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में 1 बजे, ठीक।